द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 521 उपयुक्त पोशाक। नौकरानियों द्वारा लाया गया उचित पोशाक ओकहैम्पिंग के दक्षिणी द्वार पर ट्रॉल्स द्वारा पहने जाने वाले फूले हुए और तामझाम वाले कुलीन पोशाक जैसा लग रहा था, लेकिन सादे सफ़ेद रंग में। ये गुणवत्ता वाले कपड़े थे, लेकिन जब तक वे किसी चर्च या शादी में नहीं होते, वे निश्चित रूप से अलग दिखते। वे आपको ट्रैक करने के लिए इस पर एक जादू डालते हैं। जैसे ही कैरा ने कपड़े देखे, उसने काल को याद दिलाया, क्या आप इसे अपने स्थान से बाहर आए बिना हटा सकते हैं? कपड़ों पर शक्ति की धड़कन थी और काल ने उसकी संतुष्टि को महसूस किया। हो गया, मुझे लगता है कि हमें उन्हें खुश करने के लिए कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े सुरक्षित होने चाहिए, काल ने दूसरों को सूचित किया। दाना ने कपड़ों को देखा। मुझे नहीं पता कि उन पर क्या डाला गया था, लेकिन इन कपड़ों पर अभी भी जादू है। हालांकि ये सुरक्षित होना चाहिए। कम से कम काल ने मान लिया कि अगर उन पर कुछ हानिकारक था तो कैरा को पता चल जाएगा। काल ने अपने कवच मंत्र को निष्क्रिय कर दिया और कोट को अपने कंधों पर खींचने से पहले केवल एक ड्रेस टाइप की पोशाक के पैंट को ऊपर खिसकाया। कोई शर्त नहीं थी, लेकिन अपने आकार में वृद्धि के रूप में वह अपने प्राकृतिक शरीर की तुलना में अधिक भारी मांसपेशियों वाला था। कोट के नीचे केवल 2 बटन होने और छाती खुली होने के बावजूद ये बुरा नहीं लग रहा था। फिर उसने चप्पल की एक जोड़ी पहनी और पूरे पहनावे का रंग बदल गया। ये काले ट्रिम के साथ गहरे रक्त लाल रंग का था और थोड़ी सी सोने की कड़ाई थी। ट्रिम की जरूरत वाले उसके झबरा काले बालों के साथ समृद्ध कपड़े थोड़ा सा दृश्य विपरीत था, खासकर फिली कॉलर और कफ पर। दाना ने अपने कवच और पोशाक को हटाने से पहले अपने सिर पर एक पोशाक को खिसकाते हुए हंसी। ये पेटीकोट की कई परतों के साथ एक फिली आस्तीन वाली राजकुमारी पोशाक थी, और काल उसकी निराशा पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इसे खुद को ठीक से पहनने का कोई तरीका नहीं था। ये पीछे से गर्दन तक बटन से बंधा हुआ था और फिर कमर के चारों ओर एक रिबन बांधा गया था। ये निश्चित रूप से एक राजकुमारी की पोशाक थी, नौकरानियों के साथ एक महिला द्वारा पहने जाने के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत थी। ओफेलिया कपड़ों को बहुत घृणा से देख रही थी, लेकिन चारों पोशाकें एक जैसी थीं, बस अलग अलग आकार की थीं। आप एक डाय बीए में बदल सकते हैं और बस कपड़े पहनने से इनकार कर सकते हैं, काल ने कहा। धन्यवाद, लेकिन नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे इस तरह की चीज़ें पहनने के लिए मजबूर करती थी। खैर, सीरम समारोह के दिन तक वास्तव में ये व्यक्तिगत है, इस बात की चिंता नहीं है कि यह मेरे फर के साथ नहीं चलेगा। काल ने सभी को कपड़े पहनने देने के लिए मुंह फेर लिया, इसलिए जब नौकरानी खाना लेकर आई तो वह सबसे पहले ध्यान देने वाला था। ओह अच्छा, कपड़े फिट हैं, ये कुछ दिलचस्प रंग हैं, उसने फर्श की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। क्या आपको लगता है कि वे हमें सूट नहीं करते? अगर मैं कपड़े बदलूं और फिर उन्हें पहन लूं तो मैं उन्हें बदल सकता हूं, काल ने सुझाव दिया। नहीं, ये हमेशा एक जैसा ही रहेगा। कपड़े आपकी आभा के रंग को दर्शाते हैं। काल ने मुड़कर अपने पीछे देखा। टेसा की पोशाक चमकीले लाल रंग की थी, जो उसके पादरी के वस्त्रों के समान थी। दाना की पोशाक बहुत ही राजकुमारी के पाउडर नीले रंग की थी, और ओफेलिया की पोशाक सोने की सजावट के साथ गहरे कांस्य रंग की थी। दूसरी ओर लोट्स ने अस्तव्यस्तता की एक झिलमिलाती हुई पोशाक पहनी हुई थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मोती के सफ़ेद रंग की पेंट जॉब करने की कोशिश की हो, फिर अपने बच्चों को हर चीज़ पर चमक बिखेरने दिया हो। यह ज़्यादातर हरे और सुनहरे रंग की चमक थी, और काल हंसे बिना नहीं रह सका। तो तुम मुझे बता रहे हो कि छोटी हाई प्रीस्टेस की आभा ऐसी दिखती है? मुझे शायद जितना चौंकना चाहिए था उससे कम चौंकना चाहिए, लेकिन ये शानदार है। मुझे लगता है कि यह टूट गई है, नौकरानी फुसफुसाई। नहीं, मैं उसे कुछ समय से जानता हूँ और मुझे लगता है कि यह ठीक काम कर रहा है। देखो वह अपनी नई पोशाक से कितनी खुश है। मुझे उम्मीद है कि जब हम जाएंगे तो तुम्हें वह वापस नहीं मिलेगी। नौकरानी थोड़ी मुस्कुराई, लेकिन काल ने देखा कि वह उसकी ओर देखने से बच रही थी। क्या मैंने कुछ अजीब कहा? काल ने पूछा। उसे किसी और की ओर देखने में कोई समस्या नहीं थी, शायद वह सिर्फ शर्मीली थी। दरवाजे से एक गहरी आवाज़ हंसी। ये तुमने नहीं कहा, व्यापारी, या हमें तुम्हें मौत का व्यापारी कहना चाहिए। तुम्हारी आभा रक्त लाल और शून्य काली है, जिसके किनारों पर सिर्फ सम्माननीय सोने का मामूली सा निशान है। मैं सामूहिक हत्यारों और दानव लॉर्ड से मिला हूं जिनकी आभा इतनी गहरी और खूनी नहीं थी। दरवाजे पर खड़ा आदमी, जो किसी तरह का सेटाया था लेकिन सींगों वाला और घुमावदार नहीं था, ने उन्हें बताया। मुझे लगता है कि यह गड़बड़ है, जैसा कि नौकरानी ने कहा। मैं वास्तव में बुरा आदमी नहीं हूँ, यहाँ तक कि प्रकृति पुजारी भी मेरे लिए गवाही देंगे। लोट्स ने अपनी पोशाक दिखाने के लिए एक घुमाव बनाया तो सेटाया हंसा। मुझे यकीन नहीं है कि प्रकृति पुजारी चरित्र का सबसे अच्छा न्यायाधीश है। हालांकि यह आपके वंश का एक साइड इफेक्ट हो सकता है। कुछ अधिक हिंसक प्रजातियों में हमेशा उनके स्वभाव के कारण एक परेशान करने वाला गहरा आभा आधार होता है, और फिर उनके व्यक्तित्व के लिए एक और रंग होता है।
आदमी ने सुझाव दिया। मैं कहता हूं कि हम उसके पैर खींच लें और उन्हें भून लें। ऐसा लगता है कि वह रोटिसरी पर कम परेशान करेगा। राय ने सुझाव दिया। वह थोड़ा शराबी और प्यारा है। कारा ने असहमति जताई। सींग मेरे गले में फंस जाएंगे, हमें उन्हें भी निकालने की ज़रूरत है। रेमी ने आह भरी। काल को एहसास हुआ कि उसे आभा समस्या का स्रोत मिल गया होगा। ये भूखे जानवरों का झुंड था जो रंगों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। शायद लंच के बाद आउटफिट सामान्य हो जाएगा। आप सभी अपने लिए कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बनाते? थोर को अपनी जगह से खाना खींच कर लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे ठीक से खिलाने का वादा किया है। जब काल जानवरों से बात करते हुए विचलित था तो बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए गार्डों का एक समूह अंदर आया, फिर रुक गया और उसे घूरने से पहले दोबारा देखा। चलो, यह इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आउटफिट पर एक खराब जादू है। काल ने जोर दिया। अगर आप ऐसा कहते हैं सर, कृपया हमारे साथ इस तरफ आइए। हमें महिलाओं के साथ एक निजी बातचीत करनी है जबकि आप ओरेकल से मिलते हैं। गार्ड टुकड़ी के नेता ने सहमति जताई। अधिक गार्डों को बुलाओ, उसने दरवाजे के बाहर खड़े आदमी से फुसफुसा कर कहा। वह उतना शांत नहीं था जितना उसने सोचा था और नौकरानी सहित सभी महिलाएं हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थीं, क्योंकि काल उसके पीछे दालान में गया था जहां 10 कमांडर रैंक मिनोटॉर की एक पूरी टुकड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है, मौज मस्ती करो देवियों। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो चिल्लाओ और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। काल ने मजाक किया। सैनिकों को रोने पर मजबूर करना बंद करो। हम कुछ मिनटों के लिए ठीक रहेंगे। काल के हाथ हिलाने और गलियारे से नीचे चलने पर डाना हंस पड़ी। जैसे ही गार्डों को लगा कि वह सुनने की सीमा से बाहर है, सवाल शुरू हो गए। क्या तुम ठीक हो? क्या वह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें पकड़ रहा है? अगर तुम्हें जरूरत हो तो हम तुम्हें उसके प्रभाव से बचने में मदद कर सकते हैं। अगर तुम नाव पर चढ़ना और भागना चाहती हो तो हम तुम्हें पेनबेक या लेगोर के डॉक तक जाने का पोर्टल दे सकते हैं। टेसा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, हम ठीक हैं। मुझे लगता है कि आभा का रंग वास्तव में किसी तरह की गड़बड़ी है। वह ऐसा ट्रोल नहीं है जो जीवन में किसी भी चीज़ को इतनी गंभीरता से लेता हो। अध्याय 522 झूठ डिटेक्टर। काल को एक कमरे में ले जाया गया जहां उसे एक पंख वाले दानव के सामने टेबल पर बैठाया गया। उनके बीच किसी तरह का जादुई उपकरण था। यह एक झूठ डिटेक्टर है। मेरी प्रजाति झूठ पर अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करती है। यदि आप बोलते हैं तो रोशनी में से एक चमक जाएगी। क्या आप समझते हैं कि यह कैसे काम करता है? दानव ने पूछा। हाँ, काल के बोलते ही हरी रोशनी लगातार चमकने लगी। अच्छा, ये काम कर रहा है। अब हम आपको ओरेकल के सामने भेजे जाने से पहले बुनियादी सवालों पर काम शुरू करेंगे। ये सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए है और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में न लें। इसलिए इस कमरे के तीनों दरवाजों पर अधिपति हैं। राय हंसे। बिल्कुल नहीं, ओरेकल किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह लगता है। आप बिना किसी अजनबी को पहले जांच किए उसे व्यक्तिगत रूप से देखने नहीं दे सकते। काल ने सहमति जताई। हरी रोशनी चमकी और दानव ने सिर हिलाया। तुम ज्यादातर लोगों की तरह हैरान नहीं लग रहे हो कि यहाँ का ओरेकल पुरुष है। लेकिन चलो ट्रैक पर चलते हैं। क्या तुम्हें यहाँ जासूसी करने, जानकारी इकट्ठा करने या किसी दूसरे देश के लिए न्यूबॉर्न साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? नहीं, काल ने जवाब दिया और हरी बत्ती चमक उठी। दानव उलझन में दिख रहा था, फिर उसने अपने सवाल जारी रखे। क्या तुम न्यूबॉर्न साम्राज्य के बाहर किसी के कहने पर यहाँ आए हो? नहीं। दोनों बत्तियां चमक उठीं और काल ने सीधा चेहरा रखने की कोशिश की जबकि दानव गुर्रा रहा था। अगर मैं इसे क्या तुम देश के बाहर किसी के कहने पर न्यूबॉर्न पहुंचे हो के रूप में फिर से लिखूं तो क्या इससे जवाब बदल जाएगा? हाँ, पंख वाले दानव ने खुशी से चहकते हुए आवाज निकाली। मैं यहाँ समस्या देख रहा हूँ। तुम बेथॉक शहर में इसलिए पहुंचे क्योंकि स्थानीय गार्ड ने ऐसा करने का अनुरोध किया था और मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन यह एक वैध जवाब था। काल ने सिर हिलाया और दानव ने बात जारी रखी। क्या तुम्हें यहाँ भेजने वाला व्यक्ति चाहता था कि तुम न्यूबॉर्न साम्राज्य में किसी को नुकसान पहुंचाओ? नहीं। हरी रोशनी चमकी और दानव ने आह भरी। वे तुम्हें यहाँ किस लिए भेज रहे हैं? काल ने आधे सेकंड के लिए सोचा कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। मुझे यहाँ एक उपहार देने के लिए भेजा गया था जो आने वाले कई दशकों तक न्यूबॉर्न साम्राज्य की मदद करेगा। मैंने वह पहले ही कर दिया है और जब मैं तुम्हारे रक्षकों से मिला तो मैं अपने समूह को क्लिफिनल ले जाने का इरादा कर रहा था ताकि हम जो औजार ले जा रहे हैं उन्हें बेच सकें और सड़क के नीचे पूर्व की ओर व्यापार के लिए जो कुछ भी उनके पास है उसे फिर से भर सकें। रोशनी स्थिर हरी रही। तो तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और तुम यहाँ सिर्फ एक उपहार देने आए हो? क्या मुझे यही मानना चाहिए? काल ने ठहाका लगाया। अपने आप को आगे मत बढ़ाओ। यहाँ आने के बाद से मैंने वास्तव में काफ़ी लोगों को मार डाला है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मुझे दोषी महसूस हो। डाकू, ज्यादातर। दानव ने भौहें सिकोड़ी।
ये तो गार्ड गश्ती दल का काम है, लेकिन जब मैं ये करता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा हमें हेलसिंकी से ड्राइवर तक अनाथों के एक समूह को पहुँचाने के लिए काफ़ी अच्छा भुगतान मिला। दानव मुस्कुराया और आराम करने लगा, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ से राय द्वारा पहचाने गए अधिपतियों में से एक ने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उससे पूछो कि बच्चे अनाथ कैसे हो गए। गहरी आवाज़ ने मान की। मैंने उनके माता पिता को मार डाला, बेशक वे डाकू थे और उन पर इनाम था। अंधेरे देवताओं, तुम किस तरह के राक्षस हो? काल के सामने बैठा दानव चौंका। सेक्सी किस्म का। लाल रोशनी इतनी चमकीली थी कि उसने कमरे में मन सफ़ेद बैकलाइट को दबा दिया। अच्छा, यह असभ्य था। इसे इतना चमकने की ज़रूरत नहीं थी। काल ने बुदबुदाया और लाल बत्ती फिर से चमक उठी, हालांकि उतनी चमकीली नहीं। तुमने अपने जीवन में कितने राक्षसों को मारा है? दरवाजे के बाहर से आवाज़ ने पूछा। मैं सटीक गिनती नहीं रखता। 1, 2 या 10। लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। 1000। जैसे ही काल ने अपना वाक्य पूरा किया, हरी बत्ती जल उठी, मंद लेकिन स्थिर। क्या ये 2 या 10,000 के करीब होगा? गहरी आवाज़ ने पूछा। काल के दिमाग में राय ने उन शवों की त्वरित मानसिक गणना की जो उन्होंने एकत्र किए थे। निश्चित रूप से 10 की तुलना में 2 के करीब, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। तुम लोग बहुत पेटू हो। काल ने देखा कि राय को जवाब देते समय लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, हालांकि उसने जोर से नहीं बोला था। 2 के करीब, मैं कहूँगा। दरवाज़ा खुलते ही हरी बत्ती चमक उठी और एक नाजुक दिखने वाली लामिया अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ कमरे में घुसी। उसके पीछे 4 भुजाओं वाली एक क्रीम रंग की नागा योद्धा और ओवरलॉर्ड रैंक की शक्ति थी। ओह, लंबा, पीला और सेक्सी। उसे जिंदा रखो, मैं उसे चाहता हूँ। रेमी ने जोर दिया। मुझे लगता है कि वह पहले से ही ले जाया गया है। काल ने उसे याद दिलाया। हालांकि मैं रानी हूँ। मुझे यकीन है कि वह समझदारी से काम लेगा। उसका छोटा सा सांप वयस्क हो रहा था और काल नागा योद्धाओं के प्रति अपने नए आकर्षण के बारे में उसे यकीन नहीं था कि क्या करना है। लामिया ने काल को एक ऐसी मुस्कान दी जो बिल्कुल भी खुशी नहीं दर्शाती थी। अधिपतियों की परिषद का मानना है कि आप इस किले के लिए एक सीधा खतरा हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे गंभीरता से लें। अगर उन्हें लगता था कि मैं किले के लिए खतरा बन जाऊंगा, तो क्या मुझे अंदर लाने के बजाय जंगल में ही छोड़ देना ज़्यादा समझदारी नहीं होती? लामिया ने चमकती हरी रोशनी को घूरा, लेकिन नागा अधिपति मुस्कुराया। अन्य 2 दरवाजे खुले और काल के बाईं ओर एक बूढ़ा ट्रोल आया, जबकि उसकी त्वचा पर छाल लगी एक जवान दिखने वाली महिला उसके दाईं ओर से दाखिल हुई। उसका पहला विचार यह था कि वह एक ड्रॉइड थी, लेकिन उसके होठों पर खून था और उसका शरीर किसी तरह के जीवित धुएं से भरा हुआ लग रहा था। नागा अधिपति ने अपने कोट में हाथ डाला और कागज का एक टुकड़ा निकाला। उस पर एक चित्र था, काल की एक बेहतरीन प्रतिकृति। क्या ये तुम हो? नागा अधिपति ने पूछा। यह मेरी तरह दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने इसे बनाया था तो उनके दिमाग में कौन था। काल ने जवाब दिया। लामिया अनुवाद करने वाली थी, लेकिन काल को रियल टाइम में रेमी से लाइव फीड मिल गई थी, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह समझ रही थी। आप और कौन सी भाषाएं बोलते हैं? काल के सामने टेबल पर बैठे दानव ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं ट्रोल और ऑकिश के साथ बुरा नहीं हूँ। हरी बत्ती चमक उठी और अधिपति प्रभावित होने लगे। तो जंगल में जाने के बारे में आपको चिंता न होने का कारण यह है कि आप ऑकिश बोलते हैं। हमने अपने गार्ड से रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने कहा कि आपने लड़ाई को रोक दिया और आपके मौलवियों ने दोनों पक्षों के हताहतों को कम किया। ट्रोल ने भारी लहजे में पूछा। काल ने एक अनिर्णित इशारा किया। यदि आप ठीक से काम करते हैं तो ऑकिश जनजातियां बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर यह सिर्फ इतना है कि कहीं बीच में खानाबदोश जनजाति से टकराने की संभावना वास्तव में बहुत कम है। मुख्य यात्रा मार्गों के पास जंगली जानवरों और राक्षसों के प्रजनन के साथ अराजकता की तुलना में, साथ ही उन लुटेरों की तुलना में जो इस तरह के दुर्भाग्य की ओर आकर्षित होते हैं, ये सामान्य रूप से अधिक सुरक्षित है। आपने और किन प्रजनन का सामना किया? कल मरे हुए और कुछ दिन पहले कॉपर ड्रैक्स और सैंडयती। उसके सामने टेबल पर बैठा दानव उत्तर से चकित था। सैंडयती क्या है? वे यति जैसे दिखते हैं, लेकिन हल्के भूरे रंग के होते हैं और वे बर्फ नहीं बल्कि रेत तत्व के हमलों का उपयोग करते हैं। ओह, अब मैं समझ गया। डेजर्ट हाउलर। ये नाम बेकार है। काल के उत्तर के साथ हरी रोशनी चमक उठी और नागा योद्धा चुपचाप हंस पड़ा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें आपकी यह तस्वीर कहाँ से मिली? नागा ने उन्हें वापस ट्रैक पर लाते हुए पूछा। मेरा अनुमान है कि ऑरेकल ने इसे आपके लिए बनाया है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह मुझसे थोड़ा ज़्यादा दुबला है, लेकिन ये सिर्फ नजरिया हो सकता है। रोशनी हरी हो गई और नागा ने अपना सिर हिलाया। क्या आप मोरिसा नाम की एक मिनोटॉर को जानते हैं? ट्रोलिश ओवरलॉर्ड ने पूछा। काल ने एक सेकंड के लिए सोचा। ये नाम जाना पहचाना लगता है। मुझे यकीन है कि मैंने इसे कुछ समय पहले ही सुना है। क्या यह उस खेत के झुंड की मुखिया थी जिसके साथ मैंने ओकहैम्पिंग के बाहर व्यापार किया था?
हरी रोशनी हल्की सी टिमटिमाती हुई काल की उलझन को दर्शाती है। नहीं, वह एक ओवरलॉर्ड है। क्या यह आपको याद है? राय ने मन ही मन हंसी। मुझे यकीन है कि अगर कोई उसे आम गाय की तरह घंटी पहनने का सुझाव दे तो वह किसी की हत्या कर देगी। यह मिनोटॉर है जो कैटमैन को चोदना चाहती है। काल ने एहसास में अपनी उंगलियां चटकाईं और जोर से हंस पड़ा। वह वही है जिसके पास जानवरों वाली बुत है। वह अधिपति जो गोलेम जादूगर अहमद से शादी करना चाहता है, जिसके पास सुनहरे बिल्ली के कान हैं। उसने समझाया। रोशनी चमकीली हरी हो गई और कमरा शांत हो गया। आपके स्वास्थ्य की भलाई के लिए मेरा सुझाव है कि आप उन शब्दों को फिर कभी जोर से न कहें, और निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति में नहीं। ट्रोल ने बड़बड़ाया। वह अभी भी नाराज है न? मैं उसे दोष नहीं देता। मैंने सुना है कि उसने बिना सोचे समझे उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अजीब पेड़ वाली महिला इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि काल अपनी दृष्टि के कोने में उसे लगभग भूल गया। लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह उसके सामने बैठ गई और राक्षस पूछताछकर्ता को टेबल के अंत में ले गई। मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्या वह उतना ही प्यारा था जितना कि ओरेकल कहता है? क्या उसके कान फूले हुए हैं? वह बहुत सुंदर आदमी है। जब मैं पहली बार उससे मिला तो मुझे लगा कि वह एक इंसान है, लेकिन जब वह अपना परिचय देने आया तो वह उत्साहित था। उसके कान उसके हुड को ऊपर उठा रहे थे और आखिरकार उसने हार मान ली और उसे नीचे उतार दिया। उस समय मेरे साथ मौजूद नेचर क्लेरिक्स पूरी सुबह कुकीज़ पका रहे थे। उसे मीठा खाने का बहुत शौक है, इसलिए अगर आप शॉट मारना चाहते हैं तो आपको अपने साथ मिठाई लाने की कोशिश करनी चाहिए। काल ने समझाया। लेकिन कान, जितना कोई उम्मीद कर सकता है उतना ही मुलायम। मुझे लगता है कि उसकी बिल्ली वाली तरफ एक चीरगुड़िया या कुछ ऐसा ही है। फर लंबा है और बहुत नर्म दिखता है। अध्याय 523 द ऑरेकल। हॉल से नीचे आती मुलायम चप्पलों की आवाज़ ने काल का ध्यान खींचा। पीली नीली त्वचा और एक टूटे हुए दांत वाला एक बूढ़ा ट्रोल, एक जख्मी चेहरा और गायब आंख के साथ कमरे में घुस आया। ओवरलॉर्ड्स ने उसे नमन किया, हालांकि उसकी शक्ति केवल कमांडर रैंक पर थी। ऑरेकल, मुझे लगता है। मेरा नाम काल है। आपसे मिलकर खुशी हुई। बूढ़ा ट्रोल काल की ओर मुस्कुराया। मुझे लगा कि साक्षात्कार केवल गोल गोल घूमने वाला था और आज मेरे पास सवालों के लिए बहुत कम समय है। मुझे हमलों के लिए सीमाओं पर नज़र रखनी चाहिए। बूढ़ा ट्रोल हौंफते हुए बोला। क्या आप चाहते हैं कि मैं ड्रैगन क्लरिक से आपकी चिकित्सा में मदद करने के लिए कहूँ? ट्रोलिश पुनर्जनन अच्छा है, लेकिन ये सर्वशक्तिमान नहीं है और क्लरिक्स अधिकांश घावों में मदद कर सकते हैं। काल ने उत्तर दिया। ओरेकल ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। यह मेरी क्षमता का एक साइड इफेक्ट है। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा क्योंकि मैं दुनिया में खतरों की तलाश कर रहा हूँ। तो चलिए सीधे काम पर आते हैं। मैंने तुम्हें कल सुबह एक दृष्टि में देखा। तुमने एक कौशल का इस्तेमाल किया, एक बहुत ही भयानक कौशल। तुम्हारे पीछे एक नागा रानी खड़ी थी और तुमने आग का एक भंवर बनाया जो बिजली के साथ घूमता था और छोटे भंवर बनाता था। इसलिए जब संकटमोचकों ने मुझे उनके निष्कर्षों के बारे में बताया तो मैंने तुम्हारे स्थान पर एक नज़र डाली और मुझे एक सनसनी मिली जो केवल गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र से एक जासूस हो सकती थी। जासूस के अलावा तुम और कौन हो सकते हो? वे हमारे राष्ट्र में किसी को भी भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे और तुम्हारे नाम वाले एक कुलीन व्यक्ति की चर्चा है। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का एक कालकोठरी चैंपियन जिसने एक टोटोलन भिक्षु को एकल मुकाबले के लिए चुनौती दी और जीता। ओवरलॉर्ड मोरिसा ने हमारे लिए उस चैंपियन की एक तस्वीर बनाई और तुम क्या जानते हो? ये खतरे के मेरे दृष्टिकोण में आदमी की तरह दिखता है। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। काल ने सिर हिलाया। ये काफ़ी पेचीदा कहानी है, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आप गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के जासूस हैं? ओरेकल ने पूछा। हाँ, मैं इनकार करता हूँ। मैं गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र का जासूस नहीं हूँ। यहाँ मेरे व्यापारिक उपक्रमों में उनका कोई हिस्सा नहीं था। लामिया ने नागा से कुछ फुसफुसाया, जिसने सहमति में सिर हिलाया। ओरेकल, शायद आपको उसके अतीत को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या चूक रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से गलत सवाल पूछ रहे हैं। अजीब पेड़ महिला ने सुझाव दिया। वे बहुत ही घटिया पूछताछ करने वाले हैं। अगर वे थोड़े होशियार होते तो वे आपसे पूछते कि आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ पले बढ़े। हॉक ने उपहास किया। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है कि वे इतने रचनात्मक नहीं हैं। मैं आज हमारी किस्मत पर सवाल नहीं उठाने जा रहा हूँ। ओरेकल ने सिर हिलाया और काल को लगा कि उसके चारों ओर एक अजीब जादू है। ओरेकल ने उसके गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा, जबकि रेमी हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें चूमने वाला है? क्या इसे रोमांस माना जाएगा? काल ने स्थिति पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की और बस मंत्र के प्रभावी होने का इंतजार किया। ओरेकल उसकी आंखों में घूर रहा था और कुछ मिनटों तक मंत्रोच्चार करता रहा। फिर उसने सिर हिलाया और एक मांग भरी आवाज में बोला,
मुझे अपनी पहली यादें दिखाओ, जितना पुराना समय तुम्हारा दिमाग याद कर सकता है, उसने कहा और उसकी आंखें पीली पड़ गईं। वर्तमान का ट्रैक खो गया और वह काल के अतीत में डूब गया। काल के दिमाग में झील में उतरने की एक छवि तुरंत उभरी जब उसे बिशप मिस्टी ने अतीत में भेजा था। ये कब है? तारीख क्या है? ओरेकल ने पूछा। दृश्य बंगा शहर में लड़ाई में चला गया, जहां काल पहली बार ऑर्थोस से मिला था। डाकलाइट होस्ट चैंपियन, गोल्ड टैबर्ड, बंगा शहर का स्वामी। अंतिम पुनरुत्थान। ओरेकल ने बड़बड़ाया, फिर अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं हो सकता। मुझे सबसे पुरानी याद दिखाओ, जो तुम्हारे जन्म के दिन के सबसे करीब हो। दृश्य बदल गया और काल ने अपने माता पिता को देखा। दोनों साधारण कपड़ों में लिथियम खदानों से निकलने वाली बेंटोनाइट मिट्टी के हल्के भूरे रंग के थे। ये कहाँ है? कौन सी तारीख है? ओरेकल ने बड़बड़ाया। एक गांव जिसका कोई नाम नहीं है, महाद्वीप की सबसे गहरी खदान के बगल में, वर्ल्ड ड्रैगन की रोशनी में, उसने कहा। फिर उसकी आंखों में रंग लौट आया और वह काल को घूरने के लिए रुक गया। क्या आपके माता पिता के पास कभी कैलेंडर भी रहा है? थोर ने काल के मन में उत्सुकता से पूछा। लगभग निश्चित रूप से नहीं। वे कार्य दिवसों के हिसाब से सब कुछ ट्रैक करते हैं। केवल चची किसी भी चीज़ के लिए वर्षों और महीनों का उपयोग करता है। ओवरलॉर्ड्स ने ओरेकल के खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वह बिना नाम वाले खनन शहर में पैदा हुआ था और एक समय पर वह निया महाद्वीप पर डाकलाइट होस्ट वॉइस चैंपियन था। मैंने उसे बुंगा सिटी के स्वामित्व के लिए चुनौती देते देखा। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसे किसी विसंगति द्वारा समय के माध्यम से फेंका न गया हो। लेकिन अगर उसे किसी विसंगति द्वारा समय के माध्यम से ले जाया गया था, तो उसे अपनी समझदारी वापस पाने के लिए इस महाद्वीप पर कितने समय तक रहना होगा? मेरे दर्शन में कुछ कमी है। क्या आप डाकलाइट होस्ट वॉर चैंपियन थे? अजीब पेड़ वाली महिला ने पूछा। हाँ, आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ऑर्थोस, कांस्य ड्रैगन, अभी भी जीवित है और दिव्य जानवर राष्ट्र में रह रहा है। वह उस दिन वहां था और वह पुष्टि कर सकता है कि मैंने एकल मुकाबले में शहर के लिए चुनौती जीती थी। हरी रोशनी चमक उठी और सभी अधिपति काल को उस तरह की जिज्ञासा से घूरने लगे जो आमतौर पर दुर्लभ वस्तुओं और नई प्रजातियों के लिए आरक्षित होती है। मैं ईमानदारी से इतना दिलचस्प नहीं हूँ। उस घटना के कुछ समय बाद मुझे समय के माध्यम से आगे लाया गया और तब से अब तक के सभी वर्षों में मैं जीवित नहीं रहा। वास्तव में मैं इस सदी में केवल 15 साल या उससे भी कम समय से हूँ। काल ने प्रस्ताव दिया। हरी रोशनी ने पुष्टि की कि उसके शब्द सत्य थे, लेकिन इससे अधिपति और भी अधिक चकित हो गए। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो इसे सत्यापित कर सके? कोई वस्तु, अतीत की कलाकृति या कोई अन्य वस्तु जिसे स्कैन किया जा सके? मेरे पास एक मंत्र है जो किसी निर्जीव वस्तु की आयु को सत्यापित कर सकता है। पेड़ वाली महिला ने पूछा। ठीक है, वे मेरे साथ समय के साथ गुजरे, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक स्टोरेज बैग में कुछ सामान है। यहाँ, इन्हें आजमाएं। यदि नहीं, तो मेरे पास डाकुओं से निपटने के लिए अन्य सामान हैं। काल ने अपनी इन्वेंट्री से एल्वेन ट्रेल मिक्स का एक छोटा बैग निकाला और नट्स और फलों के मिश्रण को टेबल पर रख दिया। अधिपति उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और खुद को रोकने से पहले कुछ खाने के लिए बैग में हाथ डाला। वे एल्वेन ट्रेल राशन हैं। मैंने उन्हें एक सदी में नहीं देखा है। वे पौधे इस महाद्वीप पर नहीं उगते हैं, उसने समझाया। उसने एक जादू किया जिससे बैग हरा चमकने लगा, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने काल को देखा। ये बैग लगभग 10,000 साल पहले भरा गया था, लेकिन सामग्री ताज़ा और रसदार है और वे बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था, मानो वह ये दृश्य देखकर लार टपका रही हो। अगर आप चाहें तो इन्हें खा सकते हैं। हो सकता है कि वे अपूरणीय हों, लेकिन फिर भी यह भोजन है और इसे खाया जाना चाहिए। उसकी लंबी, पतली उंगलियां बैग को पकड़ने के लिए बाहर निकलीं और उसे अपनी छाती से लगा लिया। फिर उसने नाजुक ढंग से एक मेवा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया, जहां वह धीरे धीरे धुंध में बिखर गया। अध्याय 524 भ्रम। ओवरलॉर्ड्स ने चुपचाप एक दूसरे से बातचीत की, या तो किसी मंत्र से या फिर सिर्फ शारीरिक भाषा से, जो काल के पास नहीं थी क्योंकि वह पेड़ वाली महिला के खुशनुमा तरीके से एक एक करके ट्रेल मिक्स खा रही थी। लेकिन उसने ये भी देखा कि उसने कोई भी विकल्प पूरा नहीं किया। वह हर एक विकल्प को एक तरफ रख रही थी ताकि वह सब न खा जाए। चाहे वह शोध के लिए हो, उसके बगीचे के लिए हो या किसी और उद्देश्य के लिए हो, उसे नहीं पता था। लेकिन वह इसके बारे में बहुत सावधान थी और जब उसे एक अकेला नट मिला जिसके पास खाने के लिए कोई साथी नहीं था, तो उसने अपने छाल से ढके चेहरे को उदास दिखाने में भी कामयाबी हासिल की। ठीक है, अगर वह जासूस नहीं है और किसी अज्ञात कारण से शहर के लिए सिर्फ एक खतरा है, तो हम उसके साथ क्या करें? नागा के साथ आए लामिया ने दूसरों से धीमी आवाज में पूछा। ओरेकल ने निराश करने वाला इशारा किया। उसे भूल जाओ, आखिर क्यों उसके 2 सदस्य हैं, एक ट्रोल और एक इंसान। या इससे भी बेहतर, 7 नरकों में वह असली जासूस कहाँ गया जिसे मैंने पकड़ा था?
क्या वह खानाबदोश समूह के साथ हो सकता है जो मरे हुओं से लड़ रहा था? और उस मामले के लिए वह इंसान कहाँ है जो उसके जैसा दिखता है? वह डनगॉन चैंपियन चुनौती के बाद बहुत पहले लापता हो गया था और मोरिसा चिंतित है कि उसे अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने का एक और अवसर मिल सकता है। ओरेकल दूसरों पर फुसफुसाते हुए चिल्ला रहा था। ठीक है, हम उसे बिना ये जाने नहीं दे सकते कि वह किले के लिए खतरा क्यों है न? हम उसे दीवारों के अंदर क्यों रखेंगे, ये जानते हुए कि वह किले के लिए खतरा है? उन मूर्खों को उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए था और वह हमारे 100 किलोमीटर के भीतर नहीं आ सकता था। काल और पेड़ वाली महिला दोनों ने उस हिस्से पर मुस्कुराया जिसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ मज़ेदार? ट्रोल ओवरलॉर्ड ने पूछा। काल को ऐसा लगा कि ट्रोल को सीधे उसके साथ संवाद करने के लिए नामित किया गया था क्योंकि माना जाता है कि वे एक ही प्रजाति के थे। काल ने यह नहीं देखा कि विशाल अधिपति ट्रोलिश बोल रहा था और इसे सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अनुवादित किया जा रहा था। इसलिए जब काल ने सीधे उसे उत्तर दिया तो दूसरों ने इसे ट्रोलिश के रूप में सुना, न कि सामान्य के रूप में। आप जानते हैं कि हम सभी आपको सुन सकते हैं, है न? लेकिन गंभीरता से, क्या आप स्वपूर्ति भविष्यवाणियों की अवधारणा से परिचित हैं? ओरेकल के पास एक दृष्टि थी और उसने दूसरों को इसके बारे में बताया। दूसरों को बताकर और उन्हें इस पर कार्रवाई करने के लिए कहकर उसने भविष्यवाणी को सच कर दिया। अगर कोई देखने नहीं आया होता या वे केवल मरे हुए लोगों के लिए आए होते जो पहले से ही नष्ट हो चुके थे, तो मैं कभी यहाँ नहीं होता। अगर मैं कभी यहाँ नहीं होता तो आपके किले को कोई खतरा नहीं होता। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह का खतरा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपके अस्तित्व की इतनी परवाह है कि मैं खुद को आपका दुश्मन बना लूँ। कोई अपराध करने का इरादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मेरे उपकरण या आपूर्ति पर ज़ॉम्बी का खून हो सकता है और मेरे यहाँ आने से मरे हुए लोगों का प्रकोप शुरू हो सकता है। ये स्वपूर्ण भविष्यवाणी वाला हिस्सा है। इसे टालने की कोशिश में भविष्यवाणी के संबंध में की गई कोई भी कार्रवाई वास्तव में इसे घटित करने का कारण बन सकती है। ट्रोल ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा। यह एक ट्रोल के लिए एक गहरी सोच है। कौन जानता था कि ट्रोल्स के बीच अभी भी हमारे बीच दार्शनिक हैं? तो हम ऐसा क्या करें जिससे ऐसा न हो? काल ने कंधे उचका दिए। इस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद ये जारी रहती है, चाहे हम इसे चाहें या न चाहें। इसलिए बेहतर है कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए। मैंने यह कहाँ से ड्रैगन ऑर्थोस से सीखा है? क्या उसने अभी अभी आपको गाली नहीं दी और आपको बच्चों को अजीबोगरीब कौशल सिखाना बंद करने के लिए नहीं कहा? वास्तव में वही बात। डेस्क पर हरी रोशनी खुशी से चमक उठी और अधिपतियों ने आह भरी। क्या होगा अगर हम उसे उसके समूह के सदस्यों के साथ एक कमरे में रख दें? अगर वे केवल नौकरानियों के साथ बातचीत कर रहे हैं तो यह एक छोटा खतरा हो सकता है, नागा ने सुझाव दिया। पेड़ वाली महिला दूसरों को अनदेखा करती हुई दिखाई दी जब तक कि उसने अचानक काल के हाथ में एक उंगली नहीं मार दी। यह उसकी हथेली में घुस गई क्योंकि उसके पास अनंत बिजली सक्रिय नहीं थी, लेकिन उसके पास शून्य शरीर सक्रिय था, साथ ही सीमित अभेद्यता और ट्रोलिश उत्थान भी था। उसकी उंगली उसके हाथ से साफ सुथरी वापस आ गई, उस पर खून का एक धब्बा भी नहीं था और वह उत्सुकता से गुनगुनाती रही, ठीक वैसे ही जैसे राय ने किया था जब उसे कोई नई चीज़ मिली थी। हो सकता है मैं पूछता हूँ आप क्या कर रहे हैं? काल ने पूछा। उसे नहीं लगता था कि उसे वास्तव में नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रजातियों या कौशलों के लिए उसे किसी भी तरह से छेदना संभव था, जिसका मतलब था कि उसे सूली पर चढ़ाया जा सकता था और किसी चीज़ से चिपकाया जा सकता था जो अविश्वसनीय रूप से असुविधाजनक होगा। तुम अमर हो, उसने उसे तथ्यात्मक आवाज़ में बताया। इससे बहुत दूर। मैंने गार्डों के लिए इसका प्रदर्शन किया जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं एक ट्रोल हूँ। हरी बत्ती जल गई, लेकिन पेड़ वाली महिला अपनी उंगली और काल के हाथ को छोड़कर सब कुछ अनदेखा कर रही थी। उसने उसे फिर से चाकू मारा और मुस्कुराई। मैं समझ गई। तुम्हें अपने पुनर्जनन को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि तुम खून बहाओ। ये सीमित अभेद्यता हो सकती है। ट्रोल को वह कौशल देना एक ऐसी चीज़ है जो पुराने देवता करते थे। लामिया ने अपना गला साफ किया और पेड़ वाली महिला को समझाने के लिए इशारा किया। ओह, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसके बारे में इतना अजीब क्या था। वह ट्रोल की तरह गंध नहीं करता है और उसकी ऊर्जा अजीब लगती है, लगभग पाश्विक, अधिकांश ट्रोल की तरह सांसारिक नहीं। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब ओरेकल ने उल्लेख किया कि वह पिछले पुनरुत्थान से है। वह एक डार्कलाइट होस्ट वॉर चैंपियन है, या कम से कम वह था। इसका मतलब है कि उसके पास एक सिस्टम है। वह सिर्फ एक ट्रोल नहीं है, उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या होगा अगर किले के लिए खतरा यह है कि उसकी उपस्थिति ही अराजकता का कारण बनने वाली है? अगर उसके पास पर्याप्त सिस्टम बरकरार है तो वह शहर के पत्थरों के साथ बातचीत करके किले पर दावा करने में सक्षम हो सकता है, उसने सोचा। और अगर वह शहर का स्वामी बन जाता है तो उसे किले में आने वाले सभी कर स्वतः ही मिल जाएंगे।
न्यूबॉर्न साम्राज्य द्वारा एकत्र किया गया हर एक सिक्का। ट्रोल को एहसास हुआ, इतने सारे पैसे के उल्लेख पर काल का गला लगभग घुट गया। देश में एकत्र किए गए कर का हर एक हिस्सा यहाँ क्यों आएगा? मेरी जानकारी की कमी को माफ़ करें। वह आखिरकार हकलाने में कामयाब हो गया। यही वह जगह है जहाँ परिषद स्थित है और जहाँ सम्राट आराम कर रहा है। क्या आप न्यूबॉर्न साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते? ट्रोल ने पूछा। मुझे राजनीति की कभी परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं पूछा। मुझे लगा कि किले का प्रभारी ओरेकल ही है, लेकिन अगर वह सिर्फ रक्षा और रणनीति का प्रभारी है तो ये भी समझ में आता है। पेड़ वाली महिला ने ठहाका लगाया। नहीं, न्यूबॉर्न साम्राज्य के 2 टोटेम रैंक के नेता हैं, सम्राट और जनरल। सम्राट यहाँ आराम कर रहे हैं, जबकि जनरल माउंटेन जायंट्स के साथ सीमा के पास रहते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी होम बेस के व्यापार कर रहे हैं तो आपने कोई कर नहीं चुकाया होगा, है ना? आप कभी भी वार्षिक टोकन पाने के लिए कर संग्रहकर्ता के पास नहीं गए। मुझे इनमें से एक मिला है, क्या ये गिना जाएगा? काल ने पायरेट से मिले टोकन को आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, ये टैक्स भुगतान टोकन नहीं है। हालांकि मैं जानना चाहती हूँ कि बाद में आपको समुद्री डाकू लॉर्ड्स द्वारा कैसे पहचाना गया। हम इसे अभी के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपको इसे अंततः सुलझा लेना चाहिए। अपने करों से बचना एक गंभीर अपराध है। उसने उसे एक मुस्कुराहट के साथ सूचित किया। शायद ये किला काल के लिए उससे ज्यादा खतरनाक था। दुनिया में कुछ चीज़ें टैक्समैन को भुगतान करने से ज्यादा भयानक थीं। अध्याय 525 गूढ़वाचन। पेड़ वाली महिला मेज से उठी और काल की ओर हाथ बढ़ाया। मैं लीफा हूँ, आप मुझे अधिपति या राजकुमारी लीफा कह सकते हैं। मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि आप अभी अपने दोस्तों के पास लौट जाएं। उन्हें अब तक परामर्शदाताओं के साथ काम खत्म कर लेना चाहिए और हमने उस साक्षात्कार से किसी भी मुद्दे के बारे में नहीं सुना है। आप अभी अपने स्वीट में प्रतीक्षा कर सकते हैं और मैं बाद में आपसे बात करूंगा। काल मुस्कुराया और उसकी उंगलियों को चूमा, जो बर्फ की तरह ठंडी थीं। आपसे मिलकर खुशी हुई, राजकुमारी। लेकिन अगर मैं एक नौकरानी का अनुरोध कर सकता हूं जो मेरे पहनावे के रंग की गड़बड़ी से इतनी भयभीत न हो, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। सभी अधिपति उसकी टिप्पणी पर हंसे। आपको क्या लगता है कि यह एक गड़बड़ी है? हमारा मूल स्वभाव और हमारे सभ्य विचार अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी आभा सच कहती है। काल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। मुझे कर्मचारियों को इतना भयभीत देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रोल अधिपति ने ठहाका लगाया। यह मत भूलो कि हम पहले से ही जानते हैं कि तुमने कितने लोगों को मारा है। उनके भयभीत होने का अच्छा कारण है। बस उनके साथ दयालु रहो और तुम्हारे जाने से पहले वे शांत हो जाएंगे। जब परिषद के बाकी सदस्य यहाँ आ जाएंगे तो हम कोई निर्णय लेंगे और फिर तुम अपने व्यापारी मार्ग पर वापस जा सकोगे। काल को ये समस्याजनक लगा। यदि परिषद के बाकी सदस्य आ रहे थे तो इसका मतलब था कि अधिपति रैंक मिनोटोर आ रहा था, और संभवतः उस कछुए के साथ जिसे उसने कालकोठरी में पीटा था। उनमें से एक ने जोर देकर कहा कि उसने उनसे झूठ बोलने का कोई तरीका ढूंढ लिया है। गार्ड काल को वापस स्वीट में ले जाने के लिए आए और हालांकि उन्होंने उसे पर्याप्त व्यक्तिगत स्थान दिया, लेकिन वे उससे ज्यादा शांत दिख रहे थे जब वे उसे बैठक में ले गए थे। पहले की तरह काल के वापस आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। फिर महिलाएं बेकाबू होकर हंसने लगीं। तुम्हें देखना चाहिए था कि वे इस बात से कितने चिंतित थे कि तुम हमें बंदी बनाए हुए हो। दाना ने हंसते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम कम से कम यहाँ सुरक्षित वापस आ गई हो। क्या तुम्हें इस बारे में कोई और संकेत मिला कि योजना क्या है? टेसा ने पूछा। वे बाकी परिषद को यहाँ बुला रहे हैं या परिषद वैसे भी वापस आ रही थी? वे तब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं जब तक वे सभी यहाँ नहीं आ जाते। इसमें केवल एक समस्या है। मोरिसा, अधिपति मिनोटोर जो अधिपति अहमद पर प्रहार कर रही थी, परिषद का हिस्सा है। उसने ही वह चित्र बनाया था जिस पर पहरेदार चल रहे थे। अगर वह तय करती है कि मैं ही वह हूँ जिसकी उन्हें तलाश थी, तो यह वाकई बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगर वे हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हैं तो हमें कोई योजना बनानी होगी। टेसा ने आह भरी। काल के दिमाग में सबसे पहला विचार यह आया कि वे यहाँ से ऐसे ही नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पर अधिपतियों का एक पूरा समूह मौजूद है। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि कपड़ों के रंग गलत नहीं हो सकते, तो वे झुंझलाहट में भौहें सिकोड़ने लगे। नौकरानी खाना लेकर वापस आई तो उसने पाया कि वे सभी हंस रहे थे और सोफे पर आराम कर रहे थे। उसने काल से दूरी बनाए रखी और अपना सिर नीचे करके चाय के कप और छोटे छोटे स्नैक्स रखे। धन्यवाद, काल ने कहा जब उसने बात खत्म की। उसने घबराई हुई विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और फिर कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ पर उनके पास चर्चा करने के लिए और कोई विवरण नहीं था, क्योंकि निश्चित रूप से कोई उन पर जासूसी कर रहा था और कमरे में होने वाली हर बात को सुन रहा था।
इसलिए वे कुछ मिनटों के लिए आराम से बैठे रहे, फिर काल ये देखने के लिए उठा कि अलमारियों पर किस तरह की किताबें हैं। अगर हम यहाँ दिन बिताने जा रहे हैं तो हमें कुछ हल्का फुल्का पढ़कर अपना आनंद लेना चाहिए, उसने सुझाव दिया। ये सब उबाऊ था, कविता, यात्रा पत्रिकाएं, रोमांस उपन्यास नहीं। वह आखिरी वाला काफी आशाजनक था। काल ने कवर खोला और परिचय पढ़ते हुए हंसा। एक अस्वीकृत सक्कुबस और उसके 6 अल्फा ड्रैगन साथियों की नाटकीय प्रेम कहानी। उसने जोर से पढ़ा। तुम आखिर क्या देख रहे हो और यह शेल्फ पर क्यों है? लोट्स ने पूछा, जब वह ये देखने के लिए दौड़ी कि क्या काल उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने किताब सौंपी और लोट्स ने कुछ पन्ने पलटे, फिर उसके गाल लाल हो गए। शरीर ऐसे काम नहीं करता। वह डर के मारे किताब गिराने ही वाली थी, लेकिन ओफेलिया उसे बचाने के लिए वहां थी और फिर पन्ने पढ़ते ही हंसने लगी। फिर उसने इसे दाना को दिया, जो अंश पढ़ते ही लाल हो गई, और इसे टेसा को दे दिया ताकि हर कोई उसी तरह के डर का सामना कर सके। टेसा ने उत्सुकता से पृष्ठ पढ़ा। मुझे लगता है कि यहाँ समस्या का एक हिस्सा यह है कि वे ड्रैगन जीव विज्ञान को नहीं समझते हैं, या शायद हम सक्कुबी जीव विज्ञान को नहीं समझते हैं, उसने सोचा। काल ने दरवाज़ा खटखटाया और एक गार्ड ने उसे थोड़ा खोला ताकि वह देख सके कि उसे क्या चाहिए। क्या गार्ड टीम में कोई सक्कुबस है? हम एक उपन्यास पढ़ रहे थे और हमारे पास सवाल हैं, उसने समझाया। गार्ड ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि आप किस किताब की बात कर रहे हैं। जब कोई मेहमान नहीं होता है तो हम उस स्वीट का इस्तेमाल ब्रेक रूम के रूप में करते हैं। नहीं, ये शारीरिक रूप से संभव नहीं है, भले ही वे सभी प्राचीन ड्रैगन न हों जिनकी लंबाई 50 मीटर होनी चाहिए। धन्यवाद, मुझे यकीन है कि आपने नौकरानी को एक बहुत ही भयावह सवाल जवाब सत्र से बचा लिया है। गार्ड ने ठहाका लगाया। वह एक शैतान है, कोई राक्षस नहीं। उसके पैर सिर्फ ड्रेस के नीचे छिपे हुए हैं। नोट किया। काल पढ़ने के लिए दूसरी किताब की तलाश में चला गया जो इतनी परेशान करने वाली न हो, और अंत में उसे डेमोनिक ब्लैकस्मिथिंग पर एक किताब मिल गई। हो सकता है कि उसे धातुकर्म का कोई कौशल न हो, लेकिन ये कुछ न करने से कहीं ज्यादा दिलचस्प था, और वह प्रतीक्षा करते समय अपने स्थानों में ऊर्जा बनाने के लिए हल्का ध्यान कर सकता था। रैमी को कीमिया आधारित कुछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लाइब्रेरी में वास्तव में किसी भी तरह की कोई तकनीकी मैनुअल नहीं थी। यहाँ तक कि काल जो पढ़ रहा था वह शैलियों के बारे में था, न कि उन्हें कैसे बनाया गया था इसके विवरण के बारे में। कम से कम ये दिलचस्प था, और इसने अगले कुछ घंटों तक उसके दिमाग को व्यस्त रखा जब तक कि दरवाजे पर दस्तक ने सूचित नहीं किया कि उनके पास आगंतुक हैं। देवियों और महोदय, आपको काउंसिल ऑफ ओवरलॉर्ड्स के साथ रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया है। हमने आपके लिए उपयुक्त कपड़े तैयार किए हैं। ये सेट आभा कोडित नहीं है, ये रात्रिभोज के लिए उपयुक्त एक नियमित पोशाक है। अधिकांश मेहमान ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आते हैं, लेकिन यदि आपके पास है तो आप अपने खुद के कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। उसने चुपचाप उनका अभिवादन किया। काल पीछे हट गया और इस बार दूसरों को बात करने दिया। ओफेलिया ने मुस्कुराते हुए कपड़ों का ढेर ले लिया। धन्यवाद, हम आपकी चिंता की सराहना करते हैं और हम खुशी खुशी वही पहनेंगे जो आपने पसंद किया है। हमारे पास कितना समय है? क्या ठीक से नहाने और तैयार होने का समय है? नौकरानी ने विनम्रता से कहा। हाँ मिस, 90 मिनट हैं। अगर आप चाहें तो मैं नहाने और रात के खाने की तैयारी में आप सभी की मदद करने के लिए एक टीम बना सकती हूँ। काल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि महिलाओं को ये बहुत पसंद आएगा। मैं अपने खुद के तैयार होने का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वे रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए एक पूरी टीम की सराहना करेंगी। शायद सभी नहीं, लेकिन लोट्स निश्चित रूप से, और शायद ओफेलिया, जिसके पास शैम्पू और ब्रश करने के लिए बहुत सारे फर थे। अध्याय 526 अजीब डिनर। एक गार्ड काल को हॉल के नीचे एक कमरे में ले गया जिसमें एक बड़ा शॉवर और बाथटब था, साथ ही एक ड्रेसिंग रूम और कपड़ों के कुछ और विकल्प थे। हम डिनर से 15 मिनट पहले दस्तक देंगे। अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दें, हम दरवाजे के बाहर होंगे, और अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो एक नौकर उपलब्ध है। गार्ड ने समझाया। धन्यवाद, अगर कुछ कमी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया और काल शॉवर रूम की ओर बढ़ गया। इसमें 1 दर्जन अलग अलग बॉडी वॉश, शैम्पू, ब्रश, स्क्रबर और यहाँ तक कि ट्रिमर का एक संग्रह था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह खुद को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कर सकता था, इसलिए काल ने अपनी दाढ़ी को ट्रिम करना और अपने बाल काटना शुरू कर दिया। सिंक क्षेत्र में समायोज्य दर्पण थे, इसलिए वह प्रतिबिंब में अपने सिर के पीछे भी देख सकता था, और प्रक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से चल रही थी। उसने रैमी को ये देखने के लिए बाहर जाने पर विचार किया कि उसके बाल कैसे दिखेंगे, लेकिन काल को संदेह था कि वह अभी भी निगरानी में था, और उसके स्नान में एक यादृच्छिक नागा रानी का दिखाई देना समझाना मुश्किल होगा। इसने उसे सुझाव देने से किसी भी तरह नहीं रोका, और जब तक वह ट्रिमिंग से निपट चुका था तब तक वह उसके मेकओवर से खुश थी। आपको बस दांतों की ज़रूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम ट्रोलिश रीजनरेशन से आपके लिए दांत उगा सकते हैं, उसने सोचा।
यह ज़्यादा ट्रोलिश होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास प्रयोग करने का समय है। मैंने अपने बालों को सही बनाने में बहुत समय लगाया, अब मुझे साफ सफाई करके कपड़े पहनने की ज़रूरत है। रैमी दुखी थी, लेकिन काल के नहाने के बाद उसके पास कुछ मिनट बचे थे और वह अपने पंजों पर अभ्यास कर सकती थी ताकि उन्हें एक नए डिज़ाइन में आकार दे सके और उन्हें बढ़ा सके। अगर वह नाखूनों से ऐसा कर सकती है तो उन्हें दांतों से भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से यह उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। उसने अपने पंजे से एक सुंदर डिज़ाइन बनाया था, लेकिन यह उतना नहीं बढ़ा जितना कि उन्हें दांत बनाने के लिए काल के दांतों की ज़रूरत होगी। अगर वह इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती तो यह अपनी डिफ़ॉल्ट स्थिति में वापस आ जाती। यह उससे ज़्यादा समय तक नहीं चलता। काल ने अपना स्नान समाप्त किया और जल्दी से दिए गए कपड़े पहन लिए। फिर निराशा में उसे देखा। रंगों का संयोजन भयानक था, हल्का सुनहरा और हरा। रैक में कुछ बेहतर होना चाहिए था। थोड़ी खोजबीन करने पर एक सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और एक सिल्वर और काले रंग की पूंछ वाली जैकेट मिली। आपको कमरबंद की ज़रूरत है, रे ने उसे याद दिलाया। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं। मैं कैसा दिखता हूँ? जैसे कि आप 10,000 साल पहले रईसों के साथ बैठक में जा रहे हैं। रैमी हंसा। ये बिल्कुल सही है। जब तक मैं बहुत हास्यास्पद नहीं दिखता, थोड़ी सी विचित्रता इस कहानी को बेचने में मदद करेगी कि मैं अतीत से हूँ। किसी भी किस्मत से ये परिषद के साथ हमारी आखिरी बैठक होनी चाहिए और फिर हम थोर और महिलाओं को पकड़कर भाग सकते हैं। काल ने काउंटर पर मौजूद 3 फैंसी परफ्यूम में से प्रत्येक का एक स्प्रेस डाला ताकि उसकी प्राकृतिक गंध छिप जाए और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच की कि उसने अपने आउटफिट पर कुछ भी गड़बड़ तो नहीं की है। गार्ड ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और काल को एक स्वीकृति भरी नज़र से देखा क्योंकि उसने देखा कि सब कुछ ठीक था। परिषद जल्द ही तैयार हो जाएगी और उनके आने से पहले पहुंचना शिष्टाचार माना जाता है। उसने समझाया। रास्ता दिखाओ। क्या महिलाएं तैयार हैं? काल ने पूछा। उम्मीद है, जल्द ही। छोटा सा बच्चा एक खतरनाक है और मुख्य नौकरानी को अपने कर्मचारियों में से एक को बचाना पड़ा, लेकिन अब तक उन्हें सब कुछ सुलझा लेना चाहिए था। काल ने हंसते हुए कहा, प्रकृति पुजारिनें ऐसी ही होती हैं। वे ज़्यादातर सामाजिक स्थितियों के लिए थोड़ी ज़्यादा जंगली और स्वतंत्र होती हैं और उन्हें नए लोगों से मिलना पसंद होता है। अगर वह किसी नौकरानी को अपने साथ स्नानघर में खींच ले जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। गार्ड हंसा। मुझे उम्मीद है कि यह इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसी चीज़ें महिलाओं का निजी मामला है। काल गार्ड के पीछे डाइनिंग रूम में गया जहां पहले से ही अन्य लोग और नौकरानियां इकट्ठा थीं जो उन्हें लेकर आई थीं। वे सभी सुंदर ढंग से सजे हुए थे, उनके बाल बहुत ही सुंदर थे और मेकअप भी बहुत बढ़िया था, सिवाय ओफेलिया के। हालांकि काल को संदेह था कि उसके फर में कुछ ऐसे हाइलाइट्स थे जो पहले नहीं थे। उसके आने के बाद गार्ड और नौकरानियां पीछे हट गईं, सिवाय नौकरानियों की एक जोड़ी के जिन्होंने उन्हें टेबल पर उनके स्थानों पर पहुंचाया। वे सभी एक तरफ बैठे थे और टेबल के दूसरी तरफ 5 स्थान निर्धारित थे, साथ ही एक सिर पर और एक पैर पर। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 7 ओवरलॉर्ड काउंसिल के सदस्य या उससे कम और कुछ अन्य अतिथि। काल अब तक उनमें से 3 से मिल चुका था, नागा, ट्री लेडी और ट्रोल। बाकी किसी से नहीं मिले थे और यह केवल गार्ड और कर्मचारी थे जो काल के दूर रहने के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए चिंता दिखा रहे थे। काल पहले से ही जिस तिकड़ी से मिल चुका था वे सबसे पहले बाहर आए। उसके बाद काल को लगा कि शायद पिक्सी होगी, जो अपनी कुर्सी पर पहुंचते ही मानव आकार के रूप में बदल गई। एक चिमेरा जिसने भी ऐसा ही किया, आसानी से 4 फीट से 2 फीट पर आ गई। और अंत में मोरिसा, मिनोटॉर अधिपति। आखिर में आने वाला ओरेकल था जिसने टेबल के नीचे एक स्थान लिया, ट्रोल के सामने जिसने सिर पर सीट ली। सभी का स्वागत है। मैं दिन के लिए परिचय कराऊंगा। मेरे दाएं तरफ से लेडी ओफेलिया, मेज डाना, ग्रीन ड्रैगन की पुजारी लोर्ड्स, रेड ड्रैगन की पुजारी टेसा और स्टोन ट्रॉल्स के मचेंट काल हैं। मेहमानों, मैं आपको ओरेकल, मिनोटॉर्स के अधिपति मोरिसा, चिमेरा के अधिपति ट्रैक्स, परियों के अधिपति टिंक, नागा के अधिपति स्लिथ, हैंड्स के अधिपति लीफाओक से मिलवाना चाहूंगा और मैं फॉरेस्ट ट्रॉल्स का काउंसिल हेड अर्नोल्ड हूँ। जब नाम पढ़े गए तो सभी ने विनम्रता से सिर हिलाया, फिर मोरिसा ने संकुचित आंखों से काल की ओर रुख किया। आप परिचित लग रहे हैं, बहुत हद तक एक इंसान की तरह जिससे मैं कुछ समय पहले मिली थी। उसने जोर दिया। मैंने हाल ही में ये बहुत सुना है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मनुष्यों के क्षेत्र में कुछ दिलचस्प मिला? एक बार जब मैं विटन मंदिर से आगे निकल जाऊंगा तो मैं दिव्य जानवर राष्ट्र के माध्यम से वापस आने से पहले उत्तर की ओर की भूमि की जांच करता रहूंगा। मिनोटॉर ने उपहास किया। इसे पूरा होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। काल ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा अवसर होगा और मैं अगली यात्रा के लिए कुछ नए व्यापार साझेदार ढूंढ सकता हूं। अगर मैं माउंटेन जायंट क्षेत्र के किनारे से ठीक से निकल जाऊं तो मैं जंगल में कुछ गुणवत्तापूर्ण आयात लाने में सक्षम हो जाऊंगा। परी, टिंक, उस विचार से अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिखी।
ये बहुत बढ़िया होगा। उनके पास सभी तरह की नई और चमकदार चीजें हैं और आप लगभग एक इंसान की तरह गुजर सकते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति बहुत खराब है, इसलिए वे कभी अंतर नहीं जान पाएंगे। वे शायद सोचेंगे कि आप बड़े हैं। यही योजना है। जब तक वे मुझे राक्षस नहीं समझ लेते तब तक मैं ठीक रहूंगा। काल ने मजाक किया। व्यापार मार्गों पर उनकी चर्चा नौकरों द्वारा भोजन लाने से बाधित हुई और काल ने परिषद प्रमुख अर्नोल्ड के खाने के तरीके पर ध्यान दिया। अगर ट्रोल्स को खाने का कोई अजीब तरीका पसंद था तो यह सबसे अच्छा था कि वह खुद को इंसान के रूप में पेश करने से पहले इस पर ध्यान दे। काल के लिए सौभाग्य से परिषद प्रमुख कुछ भी अजीब नहीं कर रहे थे, बस स्मोक्ड पसलियों को मांस से साफ कर रहे थे और सभी की तरह कटे हुए और गहरे तले हुए आलू के टुकड़ों को अपने मुंह में डाल रहे थे। सही परिधीय दृष्टि होने से काल को रात के खाने में बहुत परेशानी से बचाया गया। उसे ये देखने के लिए कि हर कोई क्या कर रहा है, बगल में देखने या अपना सिर घुमाने की जरूरत नहीं थी, बस उन्हें ये बताने के लिए कि वह उनसे बात कर रहा था। क्या यही आपका लक्ष्य है? पादरी को विटिन के मंदिर में लाना? चिमेरा अधिपति ट्रैक्स ने पूछा। हाँ, हम व्यापार करने जा रहे हैं और पादरी को यहाँ से विटिन तक अपना काम करने देंगे। हम तट से इतनी दूर पहले ही आ चुके हैं, इसलिए हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। काल ने सहमति जताई। तो यह एक उचित तीर्थयात्रा है। बहुत से लोग पश्चिम से पूर्व तक महाद्वीप में यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक युद्ध पादरी और एक प्रकृति पुजारी का संयोजन एक दिलचस्प संतुलन बनाता है। चिमेरा ने जोड़ा। अच्छा खाना भी। मुझे यकीन नहीं है कि आप जानते हैं, लेकिन अपने युद्ध कर्तव्यों के साथ साथ सभी रेड ड्रैगन पुजारियों को युद्ध अनाथों की देखभाल करने की मूल बातें भी सिखाई जाती हैं, इसलिए वे बेहतरीन रसोया हैं। काल ने अपनी प्लेट पर प्रसन्न नज़र डालते हुए उसे सूचित किया। शायद आपके किले के रसोइयों जितना अच्छा। वैसे मेरी तरफ से उन्हें बधाई, ये शानदार है। चिमेरा ने सिर हिलाया और भोजन बिना किसी रुकावट के पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ा। एक बार जब वे खाना खत्म कर चुके तो अधिपति टेबल से खुद को माफ करने लगे, परिषद प्रमुख और ओरेकल को बारी बारी से शुभरात्रि कहते हुए जाने के लिए उठे। जब ओरेकल उठे तो काल और अन्य लोग उठे और दूरदर्शी ने दरवाजे की ओर अपना सिर हिलाया। आज रात अच्छी तरह से सो जाओ और तुम सुबह अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। मैं नौकरानियों से तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक टोकन दिलवा दूंगा। लेडी ओक तुम्हारे अतीत से काफ़ी प्रभावित है और वह भविष्य में फिर से तुमसे संपर्क करना चाह सकती है। उसने समझाया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। परिषद प्रमुख, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारी वजह से जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अर्नोल्ड ने बस अपना सिर हिलाया और चला गया। नौकरानियों के अंदर आने और काल की टीम को उनके स्वीट तक ले जाने के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। अध्याय 527 गलत समझा गया नवाचार। शाम के लिए जब वे वापस स्वीट में आए तो राय उत्साहित होने लगी और उसने काल के हाथों में कपड़े का ढेर रख दिया। ये सब के लिए है, उसने जोर दिया। राय की ओर से उपहार। काल ने समझाया, फिर सोचा कि रेशम को कैसे छांटा जाए। यह अपेक्षा से कहीं अधिक आसान साबित हुआ, क्योंकि उसने सभी के नाम अंदर सिल दिए थे, जो काल की दादी के साथ जुड़े गैर सेक्सी प्रकार के आरामदायक बहने वाले नाइटेगाउन का एक सेट निकला। केवल अंतर यह था कि ये सभी नर्म रेशम थे, न कि आटे की बोरियों से फिर से तैयार किए गए सस्ते सूती कपड़े। धन्यवाद राय, यह आपके द्वारा मेरे लिए बनाए गए पिछले नाइट कपड़ों के सेट से भी अधिक आरामदायक लग रहा है। दाना ने हंसी उड़ाई। उसे पहली बार पहनने के बाद से उन्हें पहनने के केवल कुछ ही मौके मिले थे, क्योंकि वे आकस्मिक पहनने के लिए बहुत कम थे। लेकिन यह वह हर समय पहन सकती थी और उसे कभी भी इसके गंदे या फटे होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि राय के कपड़ों के विकल्प हमेशा पहनने वाले से जुड़े होते थे। काल दूसरे कमरे में कपड़े बदलने गया ताकि उस पर मौलवियों पर झांकने का आरोप न लगे, लेकिन उसने पाया कि पूरा कमरा बड़े आकार के बंक बेड से भरा हुआ था। वे 6 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े थे, जो सबसे बड़े ट्रोल और मिनोटॉर के लिए भी आरामदायक थे। फिर भी ब्रूटलिटी द्वारा अपने आकार को बढ़ाने के बावजूद काल केवल 1/3 आकार का था। एक बात तो तय थी, उनमें से किसी को भी आज रात ऊपरी बंक पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वे इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा। उसने जल्दी से कपड़े बदले, अपने खाने के कपड़े को सावधानी से एक अन्य टेबल पर मुड़कर रख दिया। कर्मचारी उसे साफ करके अगले आगंतुक के जाने के बाद रख सकते थे। दूसरे लोग 1 मिनट बाद ही अंदर आ गए और लोट्स ने हंसते हुए एक बड़े कंबल को वापस खींच लिया। क्या हम साझा कर सकते हैं? बस बिस्तर के दूसरी तरफ मुड़ जाएं और हम बगल में सो सकते हैं, उसने सुझाव दिया। काल और ओफेलिया इस तरह से बिस्तर से थोड़े ही छोटे होंगे, लेकिन ये ठीक काम करेगा। टेसा ने काम करना शुरू किया, तकिए हिलाए और कंबल के दूसरी तरफ मुड़े। तो हम ये कैसे करेंगे? उसने काम खत्म करते हुए पूछा। लोट्स ने तकियों की ओर इशारा करते हुए कहा, डाना, काल, ओफेलिया, मैं, तुम। तो तुम अभी भी मेरे बगल में हो, लेकिन तुम वेबियर को गले लगा सकते हो। ये समझ में आता है। लोट्स खुद पर गर्व महसूस कर रही थी।
और वह काल के लगभग बराबर आकार की है, इसलिए वे अच्छी तरह से मेल खाते हैं। ओफेलिया ने अपना हाथ उसके नाइटगाउन के नीचे, फिर टेसा की पीठ के नीचे फिराया। क्या तुम रे से पूछ सकते हो कि मेरा अलग क्यों है? फरी दोस्तों के लिए एंटीस्टेटिक। वह कहती है कि इस संस्करण को आपके फर के खिलाफ स्टेटिक उत्पन्न नहीं करना चाहिए। इससे सुबह में आपके बाल कम उलझे हुए दिखेंगे। हालांकि आज स्टाफ ने आपको ब्रश करने का बहुत बढ़िया काम किया और मुझे यकीन है कि आपको फिर से ऐसा करने का बहाना नहीं मिलेगा। ओफेलिया हंसी। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम सिर्फ संवारने के लिए हमारे साथ एक सेटाई नौकरानी रख सकते हैं। वे इस काम में उन सभी से बेहतर हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। मैं उनसे बात कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि शहर में ऐसी नौकरानियाँ हैं जो यात्रा करने से परहेज नहीं करती हैं। काल ने सुझाव दिया। लोट्स ने मुस्कुराया। क्या आप उनके चेहरे पर उस भाव की कल्पना कर सकते हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि हम नौकरानी को देश से बाहर ले जाना चाहते हैं और शायद अगले साल वापस अपने रास्ते पर ले आएं? मुझे नहीं लगता कि हम उस प्रस्ताव के साथ कोई नौकरानी ढूंढ पाएंगे। शायद कोई इंसान या आधा ट्रोल, लेकिन सेटायर नहीं। ओफेलिया ने नोट किया। लोट्स ने ओफेलिया की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। हमें ब्रूस मंदिर में पोर्टल पर काम करने वाले उस भालू से पूछना चाहिए कि क्या वह आपके साथ आकर आपको संवारना चाहता है। मुझे यकीन है कि वह हाँ कहेगा। ओफेलिया ने उस भटके हुए पादरी के सिर पर थपकी दी और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे इस तरह का ध्यान नहीं चाहिए, खास तौर पर एक डायबिया से नहीं। वे सभी बिस्तर पर लेट गए। ओफेलिया ने काल से मुंह मोड़ लिया ताकि वह लोट्स को अपना छोटा चम्मच बना सके। काल ने दाना के साथ भी ऐसा ही किया, और जब नौकरानियां सुबह उन्हें जगाने आईं तो वे ऐसे ही थे। क्या आपको लगता है कि वे इससे आंतरिक क्षति होगी, है न? भूल जाओ, भालू और उसका टैडी बहुत प्यारे हैं। नहीं, वह एक पादरी है। बहुत प्यारा। उनकी फुसफुसाहट ने काल को जगा दिया, जिससे नौकरानियां चौंक गईं। उन्हें धीरे से बोलने का बहुत अनुभव था, इसलिए उन्होंने मेहमानों को परेशान नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और उनमें से एक ने धीरे से बोलना शुरू किया। सर, आपके समूह को आपके अवकाश पर जाने की अनुमति दे दी गई है। यदि आपका समूह अन्य मेहमानों के साथ भोजन करना चाहता है तो नाश्ता 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। उसने उसे सूचित किया। ये बहुत प्यारा लगता है। क्या आप महिलाओं को तैयार होने में मदद करने के लिए कुछ सहायक भेज सकते हैं? हमारे पास कुछ हद तक यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़े हैं, काल ने उत्तर दिया। नौकरानी ने सिर झुकाया और ओफेलिया बिस्तर से उठी, अभी भी लोट्स को पकड़े हुए, जिसकी बाहें वेबियर की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। काल ने उसे सिर हिलाया और पुरुषों के स्नान कक्ष की ओर चल पड़ा। एक गार्ड उसके साथ था। वे अपने सबसे नींद वाले सदस्यों को व्यवस्थित कर सकते थे जबकि वह तैयार हो रहा था। बिस्तर से उठने से दाना जाग गई और लोट्स के गायब होने से टेसा जाग गई, इसलिए वे सभी सुबह सुबह ही चलने लगे। इतनी जल्दी कि काल के पास परफ्यूम को ध्यान से मिलाने का समय भी था ताकि वह उस खुशबू से पूरी तरह मेल खा सके जो उसने एक दिन पहले लगाई थी। फिर उसने प्रत्येक का एक छोटा सा नमूना जेब में रख लिया ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर फिर से ऐसा कर सके। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद काल वापस सूट में आया और पाया कि महिलाएं अपने बाल संवार रही थीं। बाहर इंतज़ार मत करो, मैं देखना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है, रेमी ने जोर दिया। जब तक तुम सब खत्म नहीं कर लेते मैं सोफे पर रहूंगा, काल ने नौकरानी को सूचित किया जो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। दाना के कल। वे अंततः एक ढीली बन पर आ गए जिससे उसके कल नीचे लटके रहे। कुछ और नहीं रह सकता था और बेतरतीब किस्में बाहर निकलती रहीं क्योंकि दाना ने बॉबी पिन की एक सेना का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उसने कहा। नौकरानियां अपने काम पर बहुत गर्वित दिखीं और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को उनके यात्रा के कपड़ों में भी सुंदर दिखने में कामयाब बनाया। मौलवियों के लिए यह उनके फैंसी वस्त्र थे। ओफेलिया अपने नए कोट और रेशमी सैश के साथ पैंट में थी और दाना ने अपने वास्तविक यात्रा के कपड़ों के बजाय, जो स्पेलब्लेड वर्दी के करीब थे और उसके चेहरे को ढंकने वाले राय द्वारा बनाए गए हुडी और कार्गो पैंट को चुना था। अतिथि भोजन कक्ष में लगभग 30 अति पोशाकधारी राक्षस थे जो ज्यादातर मानव रूप में परिवर्तित हो गए थे। एक चिमेरा अपने प्राकृतिक रूप में खाना पसंद करता था, लेकिन काल ने देखा कि अन्य कई लोग किले के प्रतीक चिन्ह वाले ताबीज पहने हुए थे। राय, वे परिवर्तन मंत्र हैं, है ना? क्या संभावना है कि हम उनमें से किसी एक को अध्ययन के लिए प्राप्त कर सकें? काल ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। राय ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। मैं कहूँगा कि 100% के करीब। मैंने अब तक उनमें से 6 ले लिए हैं। ठीक है, ये काम करने का एक तरीका था। काल ने उसे उन्हें लेते हुए भी नहीं देखा था, इसलिए एक अच्छा मौका था कि किसी और के पास भी नहीं था। किसी और के पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि काल के पास वे थे, भले ही उन्होंने उन्हें गायब देखा हो। एकमात्र समस्या ये थी कि उनके पास वास्तव में कोई ऐसा टीम सदस्य नहीं था जो मानव आकार का होना चाहता हो। अध्याय 528 अनुग्रह के साथ विदा।
नाश्ता समाप्त करने के बाद कोई शानदार विदाई नहीं हुई, बस एक धावक को अस्तबल में भेजा गया ताकि थोर को गाड़ी से जोड़ा जा सके और प्रस्थान के लिए तैयार किया जा सके। थोर उनके काम में उनकी मदद करने में खुश था, भले ही उन्होंने कल रात उसके तराजू को साफ करने का काम बहुत ही खराब तरीके से किया हो। उन्होंने कम से कम उसे साफ तो किया था, लेकिन खुजली वाले स्थानों पर कोई उत्साह और कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं था, तब भी जब उसने उन्हें इंगित करने की कोशिश की। इसलिए जब काल टीम के साथ पहुंचा तो वह तैयार था, जबकि ग्रूम ने दिखावा किया कि वे इस तथ्य के बारे में बहुत उत्सुक नहीं थे कि उसका पूरा होनेस रिग रेशम की रस्सी से बना था। आमतौर पर कंधे का ब्रेस लकड़ी का होता है जिसे भान की रस्सियों से गाड़ी से जोड़ा जाता है, लेकिन थोर का होनेस पूरी तरह से रेशम का था और इसमें सवार को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए टाई शामिल थी। काल ने कार्गो की जांच की और पाया कि यह नेट के नीचे बरकरार था क्योंकि अन्य लोग खुद को वैगन में लोड कर रहे थे। द्विपाद छिपकली की सवारी पर सवार गार्ड उन्हें शहर की सड़कों पर ले गए। जाहिर तौर पर उनका इरादा काल को शहर की सीमा के अंदर रुकने और व्यापार करने देने का नहीं था। ये वास्तव में सभी के लिए काम आया, क्योंकि काल का उस क्षेत्र में रहने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ अधिपतियों और द्रष्टाओं के एक पूरे समूह के साथ काल उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर होने की उम्मीद कर रहा था। जितना कम संभावना थी कि वे ये नोटिस करेंगे कि वह क्या कर रहा था, वह उतना ही सुरक्षित होगा। जब वे गेट से बाहर निकले और शहर के चारों ओर खुले खेत में चले गए तो किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी, जहां अन्य लोग थोड़ा आराम करने लगे। वे अपना भेद खोलने के लिए कुछ नहीं कहने वाले थे, लेकिन कम से कम दबाए जाने की भावना खत्म हो गई थी और साथ ही साथ देखे जाने की भावना भी। किले के अंदर द ऑरेकल 20 ट्रबल सीयर्स के एक समूह के साथ बैठा था, जो एक चांदी के कुंड में पानी के एक कुंड की चिकनी सतह पर एक छवि को घूर रहा था। क्या आपको यकीन है कि वह वापस नहीं आने वाला है, ऑरेकल? द्रष्टाओं में से एक ने फुसफुसाया। हाँ, वह चला गया है। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का खतरा है, लेकिन मेरी सलाह है कि हम सीधे उसकी हरकतों का अनुसरण न करें। अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो ये हमारे सैनिकों को कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है जिससे खतरा बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि काल के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति ने खुद ये कहा था, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें अतीत में अधिक सावधान रहना चाहिए था। एक भविष्यवाणी का स्वयं पूर्ण होना संभव है। जितने अधिक लोग उस शरीर के अंदर छिपे राक्षस के बारे में जानते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करें जो उनके विनाश की ओर ले जाए। ऑरेकल ने आह भरी। निश्चित रूप से खतरा इतना अधिक नहीं है। मुझे उसकी स्थिति से खतरा महसूस होता है, लेकिन एक सैन्य इकाई से अधिक नहीं। जब जंगल से जादूगर आए तो हमें लगभग उतना ही महसूस हुआ। ट्रबल सीयर ने पूछा। वह 30 जादूगर थे। यह एक प्राणी है। मुझे संदेह है कि वह वास्तव में ट्रोल नहीं है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वह मनुष्य भी हो। यह एक डोपेलगैंगर हो सकता है, या इससे भी बदतर एक इको। द्रष्टाओं को यह विचार आते ही कांप उठा। उनमें से अधिकांश ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सुदूर अतीत में देखने पर इको में से एक को देखा था। वे समाजों का मार्गदर्शन करने और उन्हें आकार देने के लिए देवताओं द्वारा बनाए गए निर्माण थे, लेकिन वे उस स्तर पर भयानक थे जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए संभव नहीं होना चाहिए। उनका मात्र अस्तित्व उन लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त था जो अतीत को देख सकते थे। क्या हमें ये सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति को उसका निरीक्षण नहीं करना चाहिए कि वह वास्तव में जा रहा है? वह एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वह आक्रमण के लिए जासूसी नहीं कर रहा है। द्रष्टाओं में से एक ने सुझाव दिया। ऑरेकल ने काल की प्रगति को देखते हुए एक और जादू करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे शहर से बाहर निकल रहे थे। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर 2 नागा योद्धा उसकी गाड़ी की सीढ़ियों पर दिखाई दिए, बिना ऑरेकल को यह एहसास हुए कि किसी ने जादू किया है। ऑरेकल को पोर्टल का एहसास नहीं हुआ और उसने किसी सम्मन मंत्र के लिए जादू की लहर का पता नहीं लगाया। उसका पहला विचार ये था कि नागा योद्धाओं ने बस एक अदृश्यता मंत्र जारी किया था जो उन पर डाला गया था, लेकिन गाड़ी एक दिन से अधिक समय से किले में थी। अगर वे बस अदृश्य थे तो किसी को उन्हें महसूस करना चाहिए था। उसने अपने अन्य दृश्यों के बीच इसे नोट किया और कुछ और मिनटों तक देखता रहा, क्योंकि समूह बस खेतों से आगे निकल गया और उन लोगों को पुकारा जिनके पास से वे गुजरे। इसमें से कुछ भी असामान्य नहीं था, केवल एक व्यापारी अपने मिनोटॉर द्वारा बनाए गए औजारों को बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये अजीबोगरीब चीज़ें ऑरेकल को परेशान करने और उसे यह समझाने के लिए पर्याप्त थीं कि उसने दूसरों को ये कहने में सही फैसला किया था कि उसे जाने से रोकने के लिए कुछ भी न करें। अगर उसका अनुमान सही था और उसके पास वास्तव में छिपी हुई शक्तियों का एक बड़ा खजाना था, तो हो सकता है कि छाया से उसे देखने वाले अन्य लोग भी हों। अन्य लोग जो वास्तव में मुसीबत में होने पर उसकी मदद के लिए आएंगे। उदाहरण के लिए वह ड्रैगन ऑर्थोस। काल ने उनके साक्षात्कार के दौरान उसका उल्लेख किया था और ऑरेकल ने उन्हें अपने दर्शन में बातचीत करते देखा था। हो सकता है कि वह उनके वर्तमान रिश्ते को न जानता हो, लेकिन एक प्राचीन ड्रैगन का गुस्सा कुछ ऐसा नहीं था जिसे लुभाया जा सके।
लेकिन वैगन में काल और अन्य लोगों को इन चिंताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वे बिना किसी बड़ी घटना के ओवरलॉर्ड काउंसिल की नज़र से बचकर खुश थे। वे अभी अभी किले की सेवा करने वाले छोटे सब्जी के खेतों के पहले समूह से गुजरे थे और काल मुख्य सड़क से नीचे पूर्व की ओर एक जंगल क्षेत्र में चले गए थे। काल दूसरों से बात करने के लिए मुड़ा। आप जानते हैं, ये शॉर्टकट वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ की सड़क पूरी तरह से बजरी वाली और अच्छी तरह से बनी हुई है, जो सड़क के अन्य हिस्सों पर मिलने वाली गहरी खाइयों और नर्म मिट्टी से कहीं बेहतर है। शायद हम कुछ समय तक इसी पर टिके रह सकते हैं, इससे पहले कि हम कम सेवा वाले ग्राहकों तक पहुँचने के लिए जंगल से होकर यात्रा करना शुरू करें। दाना ने सिर हिलाया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। हम रास्ते में कुछ अच्छे सौदे कर सकते हैं और खेती के औजारों से ज़्यादा कुछ खरीद सकते हैं। टेसा ने सिर हिलाया। हम एक या दो साइड क्वेस्ट भी ले सकते हैं। मेरी समझ से हम यहाँ से जितना उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, उन्हें दिग्गजों और जंगली जानवरों से उतनी ही परेशानी होगी। अगर हम उस रास्ते से जाएंगे तो हमें कुछ बेहतरीन ग्राहक मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली सड़क का अनुसरण करते हैं तो हम राजधानी शहर न्यूबॉर्न पहुंच जाएंगे और वहां से हम मानव आबादी वाले इलाकों से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ सकते हैं जब तक कि हम जंगल में न पहुंच जाएं। फिर हम ज्यादा खतरनाक इलाके में पहुंच जाएंगे। जंगल लगभग पूरी तरह से जानवरों के कब्जे में है, लेकिन वहां कई शहर और एक प्रमुख बंदरगाह भी है। फिर से एक समुद्री डाकू बंदरगाह, लेकिन ऐसा होना ही चाहिए। जहां तक मेरी समझ है, सिर्फ यही एक बंदरगाह जानवरों की सामग्री में माहिर है, न कि दासों में। और वहां से हम इस विशाल नदी का अनुसरण करते हुए विटिन मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नदी के किनारे प्रमुख व्यापार मार्ग हैं और वहां से एक सड़क गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में जाती है। यह एक बहुत ही ठोस मार्ग है और हमें लगभग हर पड़ाव पर बिक्री और खरीदारी करने में सक्षम होना चाहिए। हमें राय के रेशम के कुछ खरीदार भी मिल सकते हैं। 529 रोड टू मिडफोर्ड। मिडफोर्ड 10,000 लोगों का शहर था जो सड़क से सिर्फ 1.5 दिन की दूरी पर था, इसलिए यही उनका लक्ष्य था। अगर वे वहां जल्दी पहुंच पाते तो वे शहर के बाजार में या किसी स्थानीय दुकान पर कुछ सामान बेच सकते थे और रात को शहर छोड़ने से पहले आराम करने और खाने का समय पा सकते थे। शहर से बाहर सोना ज़्यादा सुरक्षित था और इससे थोर को किसी गंदे खलिहान में जाने के बजाय अपनी जगह पर ठीक से आराम करने का मौका मिला। जब वे यात्रा करते थे तो खेतों की संख्या में ज़्यादा कमी नहीं आती थी। पूरे दिन में हर चौथाई किलोमीटर पर एक खेत होता था, लेकिन सड़क की गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं आई। यह एक अच्छी तरह से तैयार की गई बजरी वाली डबल ट्रैक थी, जो गार्ड के साथ दो पूरी तरह से भरी हुई गाड़ियों के एक दूसरे से गुजरने के लिए काफ़ी चौड़ी थी। इससे आगे बढ़ना ज़्यादा आसान हो गया, हालांकि थोर ने गाड़ी में मौजूद सभी लोगों की खातिर ज़्यादा गति नहीं बढ़ाई। हालांकि पुलआउट की कमी स्पष्ट थी। आमतौर पर वहां पुलआउट की कमी होती थी। सड़क के किनारे वैगनों और व्यापारियों के रुकने के लिए पार्किंग क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन इस हिस्से में कोई भी नहीं था। यहाँ कोई छोटा गांव भी नहीं था, जो थोड़ा अजीब लगता था। किसान आपूर्ति प्राप्त करने के लिए पूरे दिन यात्रा नहीं करना चाहते थे, इसलिए आमतौर पर हर कुछ घंटों की यात्रा के बाद एक छोटा गांव बन जाता था। जब अंधेरा होने लगा तो काल ने देखा कि यहाँ एक अलग प्रथा थी। वैगन एक फार्म हाउस में रुक गए और अगर वह सही देख रहा था तो उन्होंने अपने मेजबानों के लिए शाम का भोजन या कम से कम उसका एक अच्छा हिस्सा प्रदान किया। वे यार्ड में टेंट लगा रहे थे, इसलिए काल ने एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी चुनी और उसे यार्ड में ले गया जहां वह खड़ी थी। शुभ संध्या। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम आपके साथ चलें? उसने किसान से पूछा जो उसका अभिवादन करने आया था। बिल्कुल नहीं। जनरल और उनके साथी बस खाना बनाना शुरू करने वाले थे। अगर आप उन्हें बताना चाहें कि आपके पास बर्तन के लिए क्या है तो हम समायोजन कर सकते हैं। काल ने मिनोटॉर को देखकर मुस्कुराया। हमारे साथ ड्रैगन क्लेरिक्स हैं, इसलिए हमारे पास चावल और बीन्स हैं और मेरे पास स्टोरेज आइटम में कुछ मांस संग्रहित है, इसलिए यह अभी भी ताज़ा है। इससे सभी खुश होंगे। मैं उन्हें बता दूंगा जबकि आप शाम के लिए पाक करके तैयार हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपने कितना स्टोर किया है, लेकिन आज रात यहाँ कुल 25 सिर हैं। हालांकि चावल और बीन्स शायद सभी के लिए पर्याप्त हैं। काल ने असमंजस में भौहें सिकोड़ीं। तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है? किसान ने ठहाका लगाया। मेरे परिवार में कुल 6 लोग हैं, फिर तुम्हारे साथ और दूसरी गाड़ी के साथ 12। उनके घोड़े पीछे के चरागाह में हैं, अभी उनकी देखभाल की जा रही है। टेसा ने काल को अंगूठा दिखाया क्योंकि उसके पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में खाना तैयार था और काल ने उसे सुअर के मांस का एक भुना हुआ टुकड़ा दिया। मैं तुम्हें हमारे मेजबान के साथ दूसरे रसोइये का अभिवादन करने के लिए जाने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बताओ। या लोड्स। लोड्स आखिरकार उनके निवासी मसाला विशेषज्ञ थे। प्रकृति पादरी होने के छोटे मोटे फायदे। जब टेसा अपने कंधे पर चावल की एक बोरी लेकर रात का खाना बनाने चली गई तो बाकी लोगों ने शिविर स्थापित कर लिया। वैगन के सिरों पर तिरपाल लटका दिए जो जमीन तक पहुंच गए थे और एक वैगन के पीछे से फैला हुआ था ताकि वे रात भर बारिश होने पर सूखी जमीन पर उतर सकें।
इस प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगे, फिर वे दूसरी गाड़ी में जाकर ये देखने के लिए स्वतंत्र थे कि किसको घुड़सवार गार्डों के पूरे दल की आवश्यकता है। किसान ने कहा था कि यह एक जनरल था, लेकिन काल को इस क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। हो सकता है कि जनरल कोई रणनीतिक अधिकारी हो, न कि कोई लड़ाकू अधिकारी। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के सैन्य रैंक में ऐसे कई अधिकारी थे। जनरल एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा निकला। वह नागा अधिपति के लगभग समान दिख रहा था, सिवाय इसके कि उसकी एक आंख पर एक निशान था जो ठीक से ठीक नहीं हुआ था, और वह एक कमांडर था, अधिपति नहीं। जनरल, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं काल हूँ, एक यात्रा करने वाला व्यापारी। उसने नागा का अभिवादन किया, जो वैगन के पास प्रतीक्षा कर रहे दो मूक नागा योद्धाओं में अधिक रुचि रखता था। आपसे मिलकर खुशी हुई। ऐसा लगता है कि आपने अपनी यात्राओं में काफ़ी गूढ़ समूह विकसित कर लिया है। जनरल ने उसका अभिवादन किया। ड्रैगन क्लेरिक्स के साथ यात्रा करना सब कुछ बेहतर बनाता है। अगर सिर्फ लड़के होते तो हमारी यात्रा काफ़ी नीरस और खामोश होती। काल ने मजाक किया। गार्ड्स जब बात कर रहे थे तो वापस आ गए और काल ने देखा कि वे सभी लगभग एक जैसे सेटस थे जो आरोही रैंक पर थे। मेरी जिज्ञासा को क्षमा करें, लेकिन क्या यह एक जनरल के लिए एक कमजोर गार्ड नहीं है? उसने धीरे से पूछा। नागा हंसा और अपना सिर हिलाया। वे एक ऑनर गार्ड हैं, आपके व्यापारिक सामानों की रक्षा करने वाले वैगन गार्ड्स की तरह नहीं। अगर मैं वास्तव में मुसीबत में हूं तो मैं बस अपने स्थान पर एक सैन्य इकाई को बुलाता हूं। 10 ऑनर गार्ड ज्यादा नहीं रोकेंगे, लेकिन घुड़सवार सेना की एक पूरी रेजिमेंट रोकेगी। काल ने समझ में सिर हिलाया। मैं भूल गया कि कुछ लोगों के लिए दूसरों को उनके स्थान पर पहुंचाने के लिए पोर्टल जादू का उपयोग करना कितना आसान है। जनरल ने अपना सिर हिलाया। पोर्टल कॉल करना महंगा है और दूसरी तरफ एक निर्दिष्ट पोर्टल सरणी में होना चाहिए जो केवल बड़े शहरों में मौजूद है। हर मिशन के लिए इसे रखना अव्यावहारिक है, लेकिन मेरे मामले में जोखिम कम है और मैं केवल शहर जा रहा हूँ। यह मार्ग काफ़ी अच्छी तरह से यात्रा किया जाता है और हर दिन इसके साथ कई गार्ड गश्त करते हैं। उन्होंने कल केवल एक ही देखा था, लेकिन पहला शहर छोड़ने से पहले हो सकता है, क्योंकि महल में सुबह के नाश्ते की दिनचर्या बहुत जल्दी शुरू नहीं होती है। जनरल ने वैगन की ओर इशारा किया। आप कहाँ से आ रहे थे कि आपको इतने सारे गुणवत्ता वाले उपकरण मिले? आप संभवतः मिडफोर्ड शहर में उनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमने उन्हें ओकहैम्पिंग के बाहर से उठाया, लेकिन हम सड़कों पर अराजकता से बचने के लिए क्रॉस कंट्री जा रहे हैं। हाल ही में उस क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई हैं। फिर हमें एक गश्ती दल ने उठाया और पूछताछ के लिए बेथौक ले गया, इसलिए हम अपने मूल गंतव्य से काफ़ी दक्षिण में हैं। काल ने समझाया। जनरल ने सिर हिलाया। ये समझ में आता है। जिस किसी के पास अपनी गाड़ी के लिए रॉयल रैंक सेरो है, वह आम किस्म का नहीं है। हालांकि वह काफ़ी मिलनसार लगता है। आमतौर पर जब आप उसे गाड़ी से जोड़ते हैं तो सेरो क्षेत्रीय हो जाता है। काल ने ठहाका लगाया। वह जानता है कि कोई भी उसके वैगन या उसके यात्रियों के पीछे नहीं है, लेकिन वह लोगों से प्यार करता है। अगर हम खेत के बच्चों को उसके तराजू रगड़ने के लिए कहें तो वह स्वर्ग में होगा। थोर ने सहमति में सिर हिलाया और जनरल मुस्कुराया। मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि इस खेत में अब कोई छोटा बच्चा नहीं है। वे सभी बड़े हो चुके हैं और अविवाहित हैं, लेकिन मेरे पास सेटर्स हैं जिन्हें भोजन तैयार होने तक विचलित करने की आवश्यकता है। उसने सीटी बजाई और एक गार्ड को बुलाने का इशारा किया और बताया कि उसने उन्हें रात के खाने की गुणवत्ता के बदले में शाम के लिए सेरों को रगड़ने के लिए स्वेच्छा से रखा था। वे काम पर लग गए और थोर ने खुशी से गड़गड़ाहट की जब उन्होंने उसके सिर को रगड़ना और उसके तराजू को चमकाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने घोड़ों के लिए करते थे। शायद सड़क पर यात्रा करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 530 साइक्लोप्स पौन। रात का खाना बचे हुए खाने के एक बड़े बर्तन के साथ समाप्त हुआ, जिसे किसान की पत्नी द्वारा बाद में खाने के लिए दिए गए कंटेनर में स्थानांतरित कर दिया गया, और काल रात के लिए आराम से बैठ गया। जानवर अपने स्थानों के अंदर से देख सकते थे, थोर के अलावा, जिसने खुद को प्रवेश द्वार और लोगों के बीच खेत के रास्ते में तैनात किया था। यार्ड के चारों ओर एक मजबूत बाड़ थी, इसलिए ये किसी अज्ञात खतरे के प्रवेश के लिए एकमात्र संभावित क्षेत्र था और इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी जगह थी। ओफेलिया पहले वॉच ग्रुप के साथ थी, जो लोड्स के लिए थोड़ा परेशान करने वाला था, जो गले लगना चाहता था, जबकि काल और दाना सूरज उगने से ठीक पहले भोर की निगरानी करेंगे। गार्ड 5 पहरेदार चाहते थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 गार्ड थे, जो काल के दिमाग में थोड़ा ज्यादा था, लेकिन उनके पास जानवर भी नहीं थे जो खतरे से सावधान रहें। अगर यह एक ही गार्ड था तो एक हत्यारा चुपके से अंदर आ सकता था और उन्हें मार सकता था, फिर जनरल पर हमला कर सकता था। यह अजीब था कि उन्होंने अपनी टीम के किसी व्यक्ति को सुबह की पहरेदारी करने के लिए जोर नहीं दिया था, लेकिन वे संभवतः तब तक उठकर नाश्ता शुरू करने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्हें अपने किसी व्यक्ति को पहरेदारी करने की आवश्यकता नहीं लगी। टेसा संभवतः उस पहरेदारी के दौरान भी जाग रही होगी, या कम से कम आधे समय तक।
चर्च के शेड्यूल के अनुसार इतने सालों के बाद वह शायद ही कभी भोर की वेकअप कॉल के बाद सो पाती थी। इसलिए कार्ल उनकी पहरेदारी के बाद दाना के साथ शांति से सोने के लिए बैठ गया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो बहुत जल्दी ही चीखने की आवाज़ से जाग गया। रिपोर्ट, क्या हो रहा है? कार्ल ने पूछा। एक और स्पॉन, हॉक पहले से ही हवा में है, रेमी ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि यह हम पर केंद्रित है और यह पूरे दिन की यात्रा के दौरान किले तक फैला हुआ है। मैं मशालों को देख सकता हूं क्योंकि किले की सेना इकाइयां अंधेरे में लड़ने के लिए इकट्ठा होती हैं, हॉक ने कहा। यह बहुत बड़ा था। यदि यह उन पर केंद्रित था और उन्होंने दिन के दौरान 80 किलोमीटर के करीब की दूरी तय की थी, तो यह नवीनतम स्पॉन बिल्कुल विशाल था। हमलावर कौन है? कार्ल ने पूछा जैसे ही उसने अपना कवच पहना और अपना हथौड़ा निकाला। ये सबसे अच्छी बात है। भोजन, हम भोजन के हमले में हैं, हॉक ने खुशी जताई। अनुवादक, रेमी ने समझाने से पहले हंसी उड़ाई। हमलावर ओफेलिया के डाय बियर रूप के आकार के एक प्रकार के सुअर राक्षस हैं और उनके साथ एक प्रकार के साइक्लोप्स हैं, एक आंख वाला विशालकाय। यही कारण है कि गार्ड ड्यूटी पर मौजूद सेटर्स चिल्ला रहे हैं। कैंप के किनारे पर सुअरों का एक समूह था जो बस आग की रोशनी तक पहुंच रहा था, लेकिन गार्ड के घोड़ों द्वारा क्षण भर के लिए रुक गया, जिन्होंने उन्हें भोजन के रूप में भी देखा। दुर्भाग्य से फुर्तीले छिपकलियों के लिए ये सुअर राक्षस न केवल विशाल थे, बल्कि वे कमांडर रैंक के जानवर भी थे और कवच पहने हुए थे। उनके दांतों पर धातु की म्यान भी थी ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से हमला कर सकें। कार्ल सभी को खेलने के लिए बाहर भेजने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वे एक जनरल और उसके दल के ठीक बगल में खड़े थे। एक जनरल जो किले से पूरी सेना इकाई को बुलाने की संभावना रखता था, जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। क्या हम उसे अभी मार सकते हैं? मैं बाहर आकर खेलना चाहता हूँ, राय ने शिकायत की। अभी नहीं, या कम से कम वहाँ नहीं जहाँ वह तुम्हें देख सके। मैं उसे 2 मिनट देता हूँ, इससे पहले कि वह घबरा जाए और सेना को बुला ले। मुझे नहीं पता कि वे तब दिखाई देंगे या नहीं जब सब कुछ हमले के अधीन है, लेकिन हो सकता है कि वे आएं। हॉक आकाश में दौड़ रहा था, स्थिति की सीमा और घनत्व का निर्धारण करने की कोशिश कर रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि उनके सामने कोई छोटी समस्या नहीं आने वाली है। अगला शहर स्पॉन से राक्षसों से भरा हुआ है। ये कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में है और यह न केवल घिरा हुआ है, बल्कि यह खत्म हो चुका है, उसने उन्हें सूचित किया। खैर, इससे हमारे सामूहिक बिक्री की संभावना पर असर पड़ेगा। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर किसानों के पास हथियारों की कमी है तो हम उनके साथ कुछ चैरिटी का काम कर सकते हैं। कार्ल स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए घर की छत पर कूद गया और उसे एहसास हुआ कि सिर्फ इन किसानों को ही मदद की ज़रूरत नहीं है। वह दूर से 4 अन्य खेत देख सकता था और वे सभी अस्थायी हथियारों से लड़ रहे थे, जैसे कि वह बेच रहा था, लेकिन हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अनुकूलित नहीं थे। वे 2 बड़े शहरों के इतने करीब थे और एक घनी आबादी वाले मार्ग पर थे, जिस पर हर दिन सैकड़ों लोग यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें बेईमान यात्रियों से बचाव के अलावा किसी और हथियार की ज़रूरत नहीं थी। खेत का परिवार जल्दी जल्दी अपने पजामे के ऊपर कोट पहनकर बाहर आ रहा था, जो भी खेत के औजार हाथ में आए उन्हें लेकर। अरे, यहाँ आओ, हमारे पास हथियार हैं, कार्ल ने पुकारा। मिनोटॉर कार्ल के पास पहुंचे, जबकि जनरल के कारवां के पहरेदारों ने विशालकाय सुअर को परेशान किया, जो खेत के सबसे करीब पहुंच गया था। महिलाओं ने कार्गो के ऊपर से जाल हटा लिया था और मिनोटॉर मुस्कुराए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हथियार उन सभी चीज़ों के आधार पर बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल करना वे पहले से ही जानते हैं। उन्होंने प्रत्येक ने एक औजार पकड़ा और कन्वर्टिबल वाले से काम करने वाले सिर खींच लिए। हम आपके आरोपों के पास रहेंगे, क्या आप घर के पीछे की तरफ पहरा देंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही आप दोनों नागा को अपने साथ ले जाएं। मैं उन्हें घर के उस हिस्से पर नज़र रखने के लिए कहूँगा। जनरल के लिए पहरेदारों के पास दूसरी तरफ है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो हम उनकी मदद के लिए किसी को भेज सकते हैं। मिनोटॉर किसानों में सबसे बूढ़ा मुस्कुराया और कार्ल के कंधे पर थपथपाया। जब तक वे घर तक नहीं पहुंचते तब तक सब ठीक है। हमारे पास कोई जानवर नहीं है और वे पहले ही खेतों को रौंद चुके हैं। हम सुबह देखेंगे कि क्या बचाया जा सकता है। कार्ल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें पीछे के सब्जी के बगीचे से दूर रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। मैं इसकी सराहना करूंगा। रेमी, अंगरक्षकों को घर के दोनों किनारों पर नज़र रखने के लिए कहो और सभी को ज़्यादातर इसी तरफ रखो ताकि मैं सभी को खेलने के लिए बाहर जाने दूं।